स्वागत है आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में। और आज हम लोग संविधान पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उन मौलिक कर्तव्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मौलिक कर्तव्यों के अलावा जो हमारे आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो भारतीय संसद और ख़ास करके जो भारत में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान का भाग 5 की आज हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने भाग 4 कल कंप्लीट किया था, लेकिन भाग 4 में हम लोगों का जो मौलिक कर्तव्य वाला पोर्शन है वो रह गया था। उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चर्चा को आरंभ करने से पहले एक बार मैं सभी लोगों का इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि आज के सेशन में हमारे साथ कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले निर्मल लोधी हैं, एटा उत्तर प्रदेश से। हरिओम लोधी राजपूत हैं हमारे बीच में, एटा उत्तर प्रदेश से। रामकिशन राजपूत जी हैं औरैया से हमारे बीच में। हरिओम राजपूत जी हैं इटावा से हमारे बीच में। सचिन राजपूत हैं अतरौली अलीगढ़ से हमारे बीच में। राम सिंह लोधी हमारे बीच में। कौशल राजपूत हैं। कृष्णा सिंह लोधी हैं। राजू मोहन लोधी हैं। काफ़ी लोग हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, तो मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की जो परिचर्चा है उसमें हम लोग 3 विषयों की बात करेंगे। एक हम संविधान में दिए गए जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने नहीं की थी, वो भी संविधान का जो भाग 4 है उसका हिस्सा है। और उसके बाद हम भाग 5 में राष्ट्रपति और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। इस बीच में लोधी नितेश राजपूत हमारे बीच दिल्ली से, डॉक्टर मोनू राजपूत कासगंज उत्तर प्रदेश से, सूर्य प्रताप सिंह तिरवा कन्नौज उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं, अनीश कुमार हमारे बीच में हैं। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और लोधी लाला भैया सिंह हमारे बीच में पन्ना मध्य प्रदेश से हैं, आपका भी स्वागत है। और पार्ट जो 5 है संविधान का भाग 5, वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है, लगभग 100 अनुच्छेद। और लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे। पवन राजपूत, अवधेश लोधी, मयंक राजपूत, उदल सिंह राजपूत, अजीत सिंह लोधी, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। सुशील लोधी, डॉक्टर मोनू राजपूत, आई एम वेरी फाइन, आई होप यू ऑल्सो विल बी फाइन। अवनीश नरवरिया हैं हमारे साथ भिंड मध्य प्रदेश से। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और अब परिचर्चा में जो नियमित हमारे साथी हैं, जो संविधान जैसे विषयों पर अपना समय निकाल करके इंटरेक्टिव सेशन में लाइव आते हैं, उनमें से अधिकांश लोग हमारे बीच आ चुके हैं। कुछ समय और हम प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि हमारा समय सुशील लोधी सतना मध्य प्रदेश से हैं। देवेंद्र महान जी हमारे बीच में हैं राठ स्वामी जी की पावन भूमि से। तो कुछ समय तक और हम इंतज़ार करेंगे जो बाकी हमारे नियमित साथी जो इस लाइव परिचर्चा में जुड़ते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। मलखान लोधी, शिवशंकर राजपूत लखनऊ से, वेरी गुड मॉर्निंग। राजेंद्र लोधी और कासगंज उत्तर प्रदेश से शिव कुमार हमदर्द, नोएडा से इंजीनियर लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, प्रभात राजपूत जी, घनेंद्र लोधी जी। तो सभी महत्वपूर्ण लोग इस परिचर्चा में जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। यश राजपूत भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और मुकेश लोधी जी जो स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुयायी हैं और ललितपुर बुंदेलखंड में समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, मुकेश लोधी करमरा, वो हमारे बीच में हैं। पंकज कुमार, देवेंद्र पटेल, आज़ाद मलखान सिंह लोधी, नीरज राजपूत, आप सभी लोगों का भी इस परिचर्चा में स्वागत है। शुरू का हम छोटा सा सत्र इसलिए रखते हैं ताकि सब लोगों का एक बार परिचय हो जाए, और इससे बाकी लोग भी परिचित होते हैं कि कौन लोग कहाँ से हैं। तो एक सामाजिक जो भाईचारा है ये विकसित होता है, एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो अभी हम लोगों का जो सेशन है उसमें लगभग 50 लोग से ऊपर रोज़ाना इसमें लाइव रहते हैं। आज अभी 42 लोग हो चुके हैं। आलोक राजपूत, पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव से, नरेंद्र राजपूत जी ग्वालियर से, राघवेंद्र प्रताप सिंह मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, चंद्रशेखर शास्त्री जी हैं हमारे बीच में, लक्ष्य कासगंज के जिलाध्यक्ष, रजनीश लोधी हैं, मिट्ठूलाल लोधी राजपूत हैं, पूरे देश में आप समाज सेवा का कार्य करते हैं। मिट्ठूलाल जी आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। वीरेंद्र राजपूत जी, अवधेश लोधी जी सीतापुर से हैं, सीताराम लोधी टीकमगढ़ से, संजय सिंह राजपूत, गुड मॉर्निंग संजय। उसके अलावा लाखन सिंह
कुशवाहा जी हमारे बीच में जुड़े हैं इस पर चर्चा में, और दिग्विजय सिंह हैं जमसारा से, ओम प्रकाश सिंह नरवरिया जी हमारे मध्य प्रदेश लक्ष्य के प्रभारी। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अनूप कुमार हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और बहुत सटीक राय रखते हैं, अंधविश्वास पाखंडों के बारे में ज्ञान रखते हैं। अनूप कुमार वर्मा, अनूप जी आपका भी स्वागत है। राजपूत NS लोधी जो निरंतर नियमित हमारी परिचर्चाओं में सहभागिता करते हैं। वीरेंद्र राजपूत जी बदायूं से हैं। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद वीरेंद्र जी। लगभग देश के हर हिस्से में हम लोगों का ये सेशन पहुंचता है, पूरे देश के लोग इसमें सहभागिता करते हैं और ख़ास करके समाज का वो जागरूक वर्ग जो समाज की चिंता करता है, जो समाज को बदलना चाहता है, वही वर्ग हमारा पाखंड और अंधविश्वासों के सीरियल टीवी पर देखने के बजाय हमारे इस वैज्ञानिक संवैधानिक सेशन में लाइव आते हैं और आप जैसे लोगों के माध्यम से ही इस समाज में बदलाव आता है। नरेंद्र वर्मा शाहजहाँपुर से, सर्वेश कुमार जी हमारे बीच हरियाणा से हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपूत, डॉक्टर राहुल नागपुरे जी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और अब हम लोग अपना सेशन आरंभ करने वाले हैं। मुझे लगता है जो हमारा कोरम है, जो हमारी संख्या है वो पूरी हो चुकी है। जितने लोग हमारे इस सेशन में जुड़ते हैं वो लगभग सभी लोग आ चुके हैं। नारायण पटेल जी हमारे बीच इस बीच जुड़े हैं कटनी मध्य प्रदेश से। नारायण पटेल जी आपका भी स्वागत है और आपके विचारों को जो हमने देखा है, नारायण पटेल जी आप भी समाज में फैली सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास और पाखंडों के आप आलोचक हैं। आप चाहते हैं समाज से ये चीज़ों की समाप्ति हो, तो आपका स्वागत है। और 47 लोग अब तक जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा में और लगभग 50 का हमारा कोरम रहता है कि 50 लोग हमारे हो जाते हैं तो एक अच्छा सेशन हम लोगों का रहता है। 50 लोगों की IAS की क्लास भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो चलिए, उदय सिंह हमारे समाज सेवी भाई, हमारे BSF के जवान, वो हमारे बीच जुड़ चुके हैं और उदय सिंह जी हमेशा समाज के चिंतन करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं। आचार्य आलोक कुमार, आप एक बुद्धिजीवी हैं, एटा उत्तर प्रदेश से, और तमाम कविताएं और सामाजिक विषयों पर आप लिखते हैं, आप अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर हरीश चंद्रा जी हमारे बीच में हमारे साथी रहे हैं आगरा में, आप इस समय वेटनरी डॉक्टर हैं। और RBS लोधी राजपूत जी हमारे बीच, लोधी पुनीत राजपूत। तो अब हमारी संख्या और हमारे जो लोग हैं वो सभी जुड़ चुके हैं। कुछ लोग अभी शायद मिसिंग हैं, वो लोग भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। उदय सिंह लोधी हमारे बीच में हैं, यशपाल सिंह राजपूत, सभी लोग हमारे बीच में हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और जितेंद्र सिंह लोधी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। तो आज का जो सेशन है इसकी चर्चा हम लोग सबसे पहले एक विचार के माध्यम से करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपना एक नियम बनाया है कि पहले दुनिया के किसी बहुत अच्छे विचारक का एक विचार, और उस विचार के बाद हम संविधान पर अपनी परिचर्चा करेंगे। इस बीच में हमारे लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री पूरन सिंह पटेल साहब हमारे बीच जुड़े हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रायपुर से। तो पूरन सिंह पटेल साहब का भी स्वागत है। आप हमारे लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पूरे भारतवर्ष में आप समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। पूरे देश में जाकर के आप, चाहे कोई प्रदेश हो, चाहे कोई शहर हो, चाहे कोई गांव हो, आप हमेशा वहां पहुंचने का और उस समाज के उत्थान का कार्य करते हैं। RAS नरवरिया साहब, स्वामी केशवानंद जी के भक्त, आपका स्वागत है। नरवरिया साहब बहुत भले मानुस हैं और समाज के लिए आर्थिक रूप से हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ओम प्रकाश राजपूत जी हमारे बीच में हैं। ओम प्रकाश राजपूत जी शिक्षक हैं, लेकिन अंधविश्वास और पाखंडों के खिलाफ बहुत वैज्ञानिक सोच रखते हैं और ऐसे ही लोगों के माध्यम से समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, वो समाप्त होते हैं। अमर सिंह हमारे बीच में हैं इस समय मध्य प्रदेश से, आपका भी स्वागत है। और लोधी प्रवेश राज और इनके साथी लोग समाज पर होने वाले अत्याचार, शोषण के विरुद्ध नियमित रूप से लिखते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ऐसे युवा हमारे समाज की दशा और दिशा को बदलते हैं। लोधी प्रवेश और अमर सिंह लोधी, आप दोनों युवाओं का भी स्वागत है इस परिचर्चा में। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, स्वामी जी के अनन्य भक्त हरिचरण फौजी जी मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, संभवतः वो भी हमारे बीच में जुड़ेंगे। हाँ, वो अब आ चुके हैं। तो हरिचरण फौजी जी राठ हमीरपुर से, आपका स्वागत है। रेखा राजपूत है, विद्यार्थी हैं, आप तैयारी कर रही हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, आपका भी स्वागत है। तो मुझे लगता है अभी हम लोगों के सभी जितने लोग हैं, लगभग सभी लोग आ चुके हैं। CL पथरिया जी गुजरात से और BS राजपूत जी
महाराष्ट्र से 2 लोगों का हमें इंतजार रहेगा। 2 लोग अभी इस पर चर्चा में नहीं जुड़े हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत नीरज राजपूत और रोहित राजपूत, ये 2 लोग शायद थोड़ा देर से जुड़ेंगे, या हो सकता है आज इनकी ड्यूटी हो। तो आज की हम जो परिचर्चा आरंभ करने वाले हैं एक विचार से, और आज हम ऐसे विचारक को हमने लिया है जो बहुत बड़ा गणितज्ञ और बहुत बड़ा दार्शनिक और बहुत बड़ा राजनीतिक चिंतक था। सूबेदार सिंह लोधी जी, आपका स्वागत है, और ओम प्रकाश राजपूत जी। अब हम लोग परिचय की श्रृंखला को समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग कितना 10 मिनट हमने परिचय में निकाला, सभी लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, 10 मिनट में सभी लोग जुड़े। अब हम चर्चा करते हैं विचार के माध्यम से अपने इस सेशन की, और आज के हमारे इस लाइव सेशन के विचारक हैं बर्ट्रैंड रसेल। आप में से बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा बर्ट्रैंड रसेल। आप चाहें तो इंटरनेट पर बर्ट्रैंड रसेल के बारे में जान सकते हैं। 19वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े फिलोसफर है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के, जिनको समकालीन दार्शनिक कहा जाता है, बर्ट्रैंड रसेल। और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज इत्यादि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपने काम किया, मैथमेटिशियन रहे हैं आप, गणितज्ञ रहे हैं, और गणित के बाद आप बहुत बड़े फिलोसफर के रूप में सामने आए दुनिया के, और बहुत न्याय और कई सारी चीज़ों पर बहुत अच्छा दर्शन आपने विश्व को दिया। आप लोगों ने शायद कंटेम्प्रेरी फिलोसफी बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी। हाइडेगर हैं, रसेल हैं, सार्त्र हैं, साइमन ड्यूबिया हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों ने शायद, क्योंकि फ़िलोसफी आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि ऐसे दार्शनिक, ऐसे महान लोगों के कुछ विचारों को कोट, जो उनके कोट होते हैं, जो उनके कथन होते हैं, वो हम आप लोगों के बीच में फैलाएं, पहुँचाएँ। तो बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि जो पागल और उन्मादी लोग होते हैं, फूल्स एंड फैनेटिक्स, जो पागल और उन्मादी लोग होते हैं वो अपनी बातों को लेकर के बिल्कुल एकमत होते हैं। उनमें कोई जो है दुविधा नहीं होती है, उनमें एकमतता होती है। और दुनिया में जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा अपने बातों पर, अपने विचारों पर संदेह करते हैं। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो पागल, मूर्ख और उन्मादी होते हैं वो लोग किसी चीज़ को मानते हैं तो उस पर डाउट नहीं करते, वो उसको फॉलो करते रहते हैं। जैसे कोई भक्त है, अंधभक्त, अगर कोई अंधभक्त है और उसके दिमाग में अगर कोई बात डाल दी गई तो फिर वो उस पर डाउट ही नहीं करेगा, वो उसको ऐसे मानता रहेगा चाहे वो कितनी गलत है। और इसी तरीके से अगर कोई उन्मादी व्यक्ति है, जैसे धर्मांध है, कट्टरपंथी है, उन्माद इसके अंदर है, अगर उस उन्मादी व्यक्ति को भी कोई विचार अगर दे दिया जाता है तो वो उस विचार को आंख बंद करके मानता रहता है, वो कभी उस पर संदेह नहीं करता। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग कभी भी अपने राय, अपने विचारों पर एक मत नहीं होते, उनमें हमेशा संदेह की गुंजाइश रहती है। और यही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं फूल्स एंड फैनेटिक्स आर ऑलवेज करेक्ट, जो पागल और उन्मादी हैं वो हमेशा सही होते हैं, वो कभी मानते ही नहीं कि हम गलत हैं। और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो हमेशा कभी भी किसी चीज़ को ऐसे ही स्वीकार नहीं करते, वो डाउट करते रहते हैं। और उनको वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि सब कुछ एकदम ठीक है या सत्य है। तो ये बर्ट्रैंड रसेल का एक बहुत बड़ी कोट है। और आज की जो दुनिया है, जिस दुनिया में तमाम अंधभक्त पैदा हो गए हैं, जिस दुनिया में तमाम उन्मादी लोग पैदा हो गए हैं, उन उन्मादी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो इस तरह के लोग हैं, जिनका ब्रेन वॉश हो जाता है, जिनकी ऐसे लोग गलत चीज़ों को, गलत बातों को स्वीकार करके उसको फैलाते रहते हैं। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कभी भी उनकी जो बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती। तो ये एक बर्ट्रैंड रसेल का विचार है। आप लोग चाहें तो रसेल साहब के दर्शन को, वैसे मैं कहूँगा नहीं कि आप पढ़ें, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट दर्शन है। जो कंटेम्प्रेरी फ़िलोसफी है वो बहुत टफ है, और वो आम तौर पर उसमें बहुत सारे ऐसे लॉजिकों का प्रयोग किया गया है जो लोगों की समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों को मैं पढ़ना सजेस्ट नहीं करूँगा। बस मेरा यही कहना है कि हम लोग कम से कम तार्किक बने, क्योंकि दुनिया की समस्या वो उस तरह के फूल, उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं, फूल्स एंड फैनेटिक्स। आप अगर चाहें तो इसके हिंदी अर्थ देख सकते हैं। फूल्स मतलब मूर्ख और फैनेटिक्स मतलब उन्मादी। तो इस तरह के लोग बहुत बड़ी समस्या होते हैं। और ये जिस विचार को मान लेते हैं, उस विचार की सत्यता या उसकी प्रामाणिकता को बिना पहचाने वो उसको प्रचार करके अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को भी पब्लिक डोमेन से बाहर कर देते हैं। और बुद्धिजीवी लोग
हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। तो पुनः मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि रसेल जैसे सर्वेश को शिवशंकर राजपूत ने पूछा, रसेल आप नाम डाल दीजिए, RUSSEL, रसेल। तो कंटेम्प्रेरी फिलोसफी के लिए डॉक्टर BB लाल की एक बुक आती है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बनारस में प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर BB लाल। आप लोग चाहें तो उनकी बुक पढ़ सकते हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि फिलोसफी बहुत क्लिष्ट सब्जेक्ट है। हम लोगों को जितनी काम चलाऊ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे हम लोगों को पतंजलि का जो दर्शन है, योग दर्शन, उसके बारे में पता होना चाहिए। सांख्य दर्शन क्या है ये मालूम होना चाहिए। जो वेदांत दर्शन है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये दर्शन क्या है ये पता होना चाहिए। चारवाक का दर्शन है ये पता होना चाहिए। न्याय दर्शन क्या है, वैशेषिक दर्शन क्या है, ये पता होना चाहिए, सिंपल। लेकिन हम लोग कंटेम्प्रेरी अगर फिलोसफी में जाएंगे, वेस्टर्न फिलोसफी में, तो बहुत टफ है और वो बहुत सारी चीज़ों को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सिर्फ एक है कि हम उस विचार को जानें जो बड़े बड़े लोगों ने अपनी एक एक दो दो लाइन में कहे हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और जैसा आज के परिवेश में आपने देखा है, जो बात रसेल ने 19वीं शताब्दी में कही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या फूल्स एंड फैनेटिक्स होंगे, अंधभक्त और धर्मांध और उन्मादी लोग दुनिया की सबसे बड़ी समस्या होंगे, वो रसेल जो बात 19वीं सेंचुरी में बोल के गए, आज आप देख भी रहे होंगे। तो एक जो बड़े विद्वान लोग होते हैं वो एक या दो पंक्ति में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, वो दुनिया का जो सार है उसको वो समझते हैं। अब आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारी जो परिचर्चा है वो, कल हमारा संविधान पे हम चर्चा कर रहे थे भाग 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPS। तो DPS की हमने चर्चा की थी संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के संविधान के अनुच्छेद 31 तक, 31 तक हमने चर्चा कर ली थी। और उसके बाद हमारा सेशन समाप्त हो गया था। लगभग 2 घंटे का हम लोगों ने सेशन लिया था। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा करेंगे संविधान के अनुच्छेद 51 का आर्टिकल 51A। ये बेसिकली संविधान के जो भाग 4 का ही हिस्सा है। जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 51 तक अनुच्छेद थे, लेकिन 1976 में 1976 में संविधान में एक संशोधन हुआ जिसको हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1976 में। तो उस 1976 के में जो 42वां संविधान में संशोधन हुआ, उसमें संविधान में बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। सबसे ज़्यादा परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में हुए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा संविधान का संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान कहलाता है, तो उसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। 1976 में जैसा आपने देखा होगा कि संविधान में हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए थे भाग 3 में, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश के नागरिकों से बेहतर परिणाम उत्पन्न करने के लिए हमने अधिकार तो दिए कि भाई आपको ये अधिकार है, आपको नौकरी का अधिकार है, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको समानता का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बहुत सारे अधिकार, धर्म का आपकी स्वतंत्रता है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी आपको स्वतंत्रता है, ये सब चीज़ें संविधान में मौलिक अधिकारों को रूप में दी। लेकिन मनुष्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार ही काफ़ी नहीं है। अगर व्यक्ति को उसके कर्तव्य का भान नहीं कराया जाए, उसको यदि उसके कर्तव्य नहीं बताए जाए, तो व्यक्ति क्या करेगा कि जो अपने अधिकार हैं उन अधिकारों का ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड करेगा और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो ओरिजिनल संविधान बना था भारत में, उसमें मौलिक कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई उल्लेख नहीं था। 1976 में एक समिति बनी थी, उसका नाम था स्वर्ण सिंह। एक सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने ये देखा कि लोग अधिकारों की मांग हमेशा करते हैं, लेकिन देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए उसकी चर्चा नहीं की जाती है। तो क्यों ना संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य जोड़े जाए जिसके माध्यम से भारतीय लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। उसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976 भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट किया गया, जिसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य क्या थे, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे।
वो जो 10 मौलिक कर्तव्य थे वो इस बात के लिए थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे और उनका अनुपालन करे। उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और बाद में चल करके इनकी संख्या 11 हो गई है। अभी आपने देखा होगा शिक्षा को भी मौलिक कर्तव्यों के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो आज की डेट में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह इन कर्तव्यों का अनुपालन करे। क्या कर्तव्य है? अच्छा, ये कर्तव्य बेसिकली क्या है कि भारत के संविधान में जो 1976 में डाले गए हैं, ये सारे के सारे कर्तव्य सबसे पहले विश्व में रूस के संविधान में थे। रशिया के संविधान से इनको लिया गया, वहाँ के संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, यहाँ डाले गए हैं। जैसे आयरलैंड के संविधान से मौलिक अधिकार डाले गए हैं। जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आयरलैंड का जो संविधान बना था उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, वहाँ से हमने उनको बोरो किया है। इसी प्रकार से जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमने ली हैं रूस के संविधान से। और संविधान में और संविधान में अनुच्छेद 51 जो था 51 में ही एक ऐड कर दिया 51A, अर्थात संविधान का अनुच्छेद 51 का। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि 51 का में ये क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग थोड़ा सा ना इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत काम आती हैं और ये कई बार अच्छा हाँ, लोधी लाला भैया ने करेक्ट किया, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, हाँ DPS करेक्ट। अब हम चर्चा करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 51 का में क्या है, 51A में क्या है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? सबसे पहले वह संविधान का पालन करे। तो हमें सबसे पहले किस चीज़ का पालन करना है? संविधान का। सोवियत ने सही किया कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं DPS, मैं थोड़ा सा वहाँ मिस कर गया था, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से हमारे यहाँ लिए गए हैं। तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के संविधान का पालन करे। तो आपको सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट किसका करना है? भारत के संविधान का। उसके बाद उसके आदर्शों, भारत के जो आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सब का आदर करें। क्या कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का? कि सबसे पहले संविधान का पालन करिए। जो हमारे संविधान में चीज़ें दी हुई हैं, चाहे वो हमारे संविधान में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, चाहे संसदीय प्रणाली दी गई है, चाहे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था दी गई है, चाहे सरकार की राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, चाहे निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, यानी भारत के संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारे जो आदर्श हैं, भारत के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों का हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, तमाम जो हमारी संस्थाएं हैं भारत की, उनका सम्मान करें। राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है, ट्राई कलर है, उस राष्ट्रध्वज का प्रत्येक नागरिक सम्मान करे। राष्ट्रगान जो जनगण मन हम गाते हैं, इसका प्रत्येक नागरिक आदर करे। तो ये हमारा पहला कर्तव्य है भारत के संविधान में। दूसरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे एवं उनका पालन करे। तो आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमने जितने आदर्श स्थापित करिए कि हम स्वतंत्रता इसलिए चाहते हैं कि हमको ये लोकतंत्र चाहिए, हमको समानता चाहिए, ये जो आदर्श हमने उस समय रखे थे अपने राष्ट्र के विकास के लिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह उन आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखे और उनका पालन करे। दो कर्तव्यों की हमने बात की। तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की एकता और अखंडता और प्रभुता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। कभी कभार आपने देखा है ना कि कुछ लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं। ये बेसिकली
आपके जो मौलिक कर्तव्य है नागरिक के उसके विरुद्ध है, या कई बार भारत की एकता के विरुद्ध, भारत की अखंडता के विरुद्ध, या भारत की सर्वोच्चता सुप्रीमेसी ऑफ इंडिया है, सोवरेंटी ऑफ इंडिया है, उसके अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं, तो संविधान में मौलिक कर्तव्य कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है और साथ ही साथ इसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि आप देश की रक्षा करें। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे। अब इसमें हो सकता है कि आपके सामने यह सवाल हो कि हम देश की रक्षा कैसे करेंगे, हम तो सेना में नहीं है। तो देश की रक्षा करने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करें। आप देश के अंदर रह करके भी अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में या देश के लिए कोई खतरा या संकट पैदा करता है तो ऐसे लोगों से भी आप राष्ट्र की, देश की रक्षा करें। यह आपका मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद अगला जो मौलिक कर्तव्य है, पांचवा, वो है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत के लोगों में समरसता, भारत के लोगों में कहा है, किसी धर्म की नहीं कहा है कि इस धर्म के से नफरत करो या इस धर्म के लोगों से आप भाईचारा रखो, उस धर्म के या उस जाति से मत रखो। संविधान में आपका मौलिक कर्तव्य है कि भारत के लोगों से आप समरसता रखिए, सबसे प्रेम और भाईचारा रखिए। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इस सेशन के माध्यम से खास करके मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो केवल रिलीजन आधारित पोस्ट डालते हैं। मैंने देखा है कि अब आए दिन धर्म के आधार पर कटुता फैलाने वाली, धर्म के आधार पर कट्टरता फैलाने वाली, ईर्ष्या और घृणा फैलाने वाली पोस्ट लोग डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में किसी भी धर्म के आधार पर किसी की पहचान नहीं है। भारत में सिटीजन के आधार पर, सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कही गई है, भारत के नागरिक की बात कही गई है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, मैं मानता हूं कि बहुत बड़े मूर्ख हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीजन की बात करते हैं, कट्टरता की बात करते हैं। अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप कट्टरता और धर्म की और धर्मांधता की बातें करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप में और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है। आप एक तरीके से धर्मांध व्यक्ति हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों को नहीं मानते, आपको जो दिए गए मौलिक कर्तव्य हैं आप इसको नहीं मानते। और मैंने तो ये नियम बनाया कि इस तरह के धर्मांध लोगों को मैं अनफ्रेंड कर देता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। आप भी ऐसे लोगों को पहले समझाइए, और यदि आपको लगता है कि धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति कटुता फैलाता है, वैमनस्य पैदा करता है, समाज में समरसता को ख़त्म करता है, तो ऐसे लोगों को आप टाटा बाय बाय कर दीजिए। ऐसे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में मत रखिए। क्यों? क्योंकि ये विकृत, मान लो बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य होगा, भारत हजारों सालों की परंपरा है और भारत में कभी भी कोई एक धर्म नहीं रहा है। अगर आप शुरू में जाएंगे तो वैदिक काल में तमाम लोग, कुछ लोग प्रकृति पूजक थे, कुछ लोग वनों में रहने वाले वनवासी लोग थे। उसके बाद आजीविक संप्रदाय, चारवाक संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, वैदिक संप्रदाय, ब्राह्मण धर्म, तमाम तरह के लोग, शैव मत के अलग, वैष्णव मत के अलावा बाद में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लोग आए, यहूदी, पारसी। भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसमें रिलीजन कभी डोमिनेंस नहीं रहा। यही भारत की खूबसूरती है। तो ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर समरसता बिगाड़ते हैं, कटुता पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को समझाना आपका कर्तव्य है। और आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास है तो निश्चित रूप से वह सबसे बड़ा खतरा अपने लिए है, फिर आपके आसपास के वातावरण को खराब करेगा। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि समरसता की भावना पैदा करे। अच्छा, दूसरा, आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टीवी न्यूज़ पर एक दो घटनाएं हो जाती हैं। मान लीजिए कोई घटना हो जाती है जिसको किसी एक विशेष जाति के या किसी एक विशेष धर्म के लोगों ने कर दिया, ऐसे कुछ लोग हैं। उसके आधार पर जो राय टीवी न्यूज़ बनाता है वो बहुत खतरनाक है, और आप सभी पढ़े लिखे लोगों को इस बात से सचेत रहना चाहिए। बुद्धिजीवी आदमी उसी को कहते हैं। क्या आपको लगता है कि 10 आदमियों के अपराध करने से, मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं, एक घर में 5 लोग हैं और एक कोई घर का लड़का बदमाश निकल आता है, वो अपराध कर देता है, तो आपको लगता है कि पूरा का पूरा वो परिवार, पूरा का पूरा वो कुटुंब अपराधी प्रवृत्ति का है? नहीं। तो ये जो अवधारणाएं और जो गलत चीज़ें समाज में मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पर फूल्स और फैनेटिक लोगों के द्वारा प्रचारित की जा रही हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का काम होता है कि इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाए। हमारा कर्तव्य है कि हम इस समरसता की भावना को मजबूत करें, भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा होता है, और भारत के अगर संविधान के परिधि में बात करें तो वहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया की बात की गई है। आप किसी व्यक्ति को जाति या धर्म के आधार पे उसको आप उसकी आइडेंटिटी नहीं बता सकते। यह सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। और जैसा कल मैंने अपने सेशन में कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी आएगी, जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता आएगी, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आएगी,
जिस व्यक्ति के अंदर घृणा आएगी वह व्यक्ति सबसे पहले अपना विनाश करता है। वो दुनिया को कुछ दे या न दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह अपना विनाश, अपने परिवार का सर्वनाश कर लेगा। तो पढ़े लिखे लोगों को हमेशा इन बातों से सचेत रहना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को समाज में स्थापित नहीं होना देना चाहिए। बुद्धिजीवी आदमी का वही कार्य है। अगर घृणा को आप एक एंगल से बढ़ावा देते हैं, आपको ये लगता है कि धर्म के आधार पर फलाने धर्म के लोग अच्छे हैं और उस धर्म के लोग खराब हैं, तो आप आगे चलिए। आगे चल कर के परंपरा कहाँ तक जाएगी? आगे चल के परंपरा जाएगी कि उस क्षेत्र के लोग अच्छे हैं, इस क्षेत्र के लोग खराब हैं। फिर आप कहेंगे हमारी जाति के लोग अच्छे हैं, दूसरी जाति के लोग खराब है। फिर आप कहेंगे हमारे ज़िले के लोग अच्छे हैं, दूसरे ज़िले के लोग खराब है। आगे और ये परंपरा बढ़ेगी, उसमें ये कहा जाएगा कि हमारे परिवार के, हमारे घर के लोग अच्छे हैं, बाकी पूरा गांव, पूरा मोहल्ला बेकार है। फिर आप कहोगे कि मैं अच्छा हूँ, मेरे घर परिवार के लोग सब बेकार हैं, मेरे खानदान के लोग बेकार हैं। तो जो ये ईर्ष्या है, जो ये घृणा है, जब इसका विकास बहुत तेज़ी से होता है तो मनुष्य के स्वयं के पतन की ओर लेके जाती है। पढ़े लिखे लोगों का काम यही होता है कि इस तरह की वैमनस्यता, इस तरह की घृणा, इस तरह का अतिवाद, इस तरह की कट्टरता को कभी समाज में ना पनपने दें। कुछ लोग अगर गलतियां करते हैं तो वह उन लोगों की व्यक्तिगत और आपराधिक सोच हो सकती है, कुछ लोगों की, लेकिन उसके आधार पर हमें कभी सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और जैसा मैंने आपको अतीत के बारे में बताया, हड़प्पा सभ्यता का आप अगर धर्म पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म वैदिक और ब्राह्मण धर्म नहीं है, जो भारत की पहली सभ्यता है। और उसके बाद भारत में वैदिक और ब्राह्मण धर्म आया, उसमें भी तमाम संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, काली दुर्गा का संप्रदाय, शक्ति संप्रदाय, उसके बाद आजीवक संप्रदाय, चारवाक संप्रदाय, उसके बाद जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, उसके बाद आप भारत में देखेंगे तमाम तरह के कबीरपंथी, रैदासपंथी, ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी, तमाम कम्युनिटी, तमाम रिलीजन के लोग आए। इसका मतलब क्या है? भारत की पहचान एक अलग देश की है, एक ऐसा देश जिसमें सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें धार्मिक बहुलता है, जिसमें भाषाई और जातीय विविधता है। ऐसे देश के बारे में अगर धर्म को लेकर के आप राय बनाते हैं, जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर राय बन रही है, ये बहुत खतरनाक है। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और अगर कोई पॉलिटिकल आदमी के माध्यम से ये चीज़ें आप सुनते हैं तो आप अपना दिमाग लगाइए। वो आदमी अपने निहित स्वार्थ के लिए ऐसा कर सकता है, उसका अपना खुद का फ़ायदा हो सकता है। हम लोगों को हमेशा बुद्धिजीवी के रूप में, नागरिक के रूप में अपना चिंतन करना चाहिए। हमेशा अपने चिंतन की शुरुआत इस देश के संविधान को मानने वाले व्यक्ति के रूप में करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति और देश के कानून और विधान के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। मैंने संकेत में और इशारे में बहुत सारी बातें आपको कह दी हैं, बाकी आप सब लोग स्वयं समझदार हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और हमारे समाज के सामने बहुत बड़ा संकट है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हाई स्कूल, इंटर पास लड़के जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, किसी भी नेता की पोस्ट उठाकर कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि संविधान में उनके लिए क्या पावर दी गई है, जिनको नहीं पता कि संविधान में उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, जिनको नहीं पता कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी क्या होती है, जिनको नहीं पता कि कैरियर कैसे बनाया जाता है। ऐसे लोग उन्मादी, भड़काऊ और नेगेटिव पोस्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करते हैं। आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इनका संज्ञान लें। अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को आप लोग समझाएं, उनको बताएं, और हमेशा ये प्रयास करें कि बेटा पहले पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, और पढ़ के अपना कैरियर बनाओ, और कैरियर बनाने के बाद अपना रोजगार, अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने परिवार का भरण पोषण, अपने परिवार की मदद करो। उसके बाद समाज सेवा में आना, उसके बाद तुम समाज का और राष्ट्र का काम करना। ऐसे बच्चे मैंने देखा है जिनकी कोई उम्र नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास कैरियर नहीं है, वो बच्चे सोशल मीडिया पे ज्ञान झाड़ते हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे पास कितना ज्ञान है। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति होती है किसी भी समाज के लिए। आप सभी, क्योंकि इस परिचर्चा में ज़्यादातर विद्यार्थी भी अच्छे हैं और आप में से अधिकांश वरिष्ठ लोग हैं, आप इन चीज़ों का संज्ञान लें, इनको समझें कि अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो तत्काल उससे पूछें कि बेटा तुमने पढ़ाई कितनी की है, तुम काम क्या करते हो, तुम्हारी नौकरी लगी है नहीं लगी है। जब वो बोलेगा कि साहब मैंने हाई स्कूल या इंटर किया है, मुझे नौकरी नहीं मिली है, तब उसको आप समझाइए प्यार से कि तुम जो ये सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा या धर्मांता या अतिवाद फैला रहे हो, ये बहुत नुकसानदायक है। तुम पहले अपने कैरियर पर ध्यान दो। अगर तुम अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम तो बर्बाद हो गई होगे। तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे बूढ़े माता पिता हैं, वो पूरा का पूरा परिवार भी गरीबी और मुश्किल की ज़िंदगी जिएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि आगे क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति, जो अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जो बात मैं अभी तक कह रहा था कि सामाजिक संस्कृति के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है कंपोजिट कल्चर। आप लोगों को समझाने के लिए, कंपोजिट कल्चर का मतलब है मिली जुली संस्कृति।
हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है और हमारी जो परंपरा है उसका महत्व तो समझें। तो भारत की जो संस्कृति है वो मिलीजुली संस्कृति है, जिसमें तमाम भाषाएं, तमाम जातियां, तमाम धर्म, तमाम संस्कृति के लोग रहते हैं। एक मिलीजुली संस्कृति के लोग हैं। आप लोग अपने कस्बे को अगर सैंपल लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए हरिमोहन राजपूत जी भरतना के रहने वाले हैं। हरिमोहन राजपूत जी आप अपने कस्बे में देखिए, तमाम धर्मों के लोग आपके कस्बे में होंगे, तमाम जातियों के लोग होंगे, अमीर गरीब भी होंगे, तमाम परंपराओं को, संस्कृतियों के मानने वाले लोग आपके कस्बे के अंदर होंगे। यही हमारी कंपोजिट कल्चर है, यही हमारी साझा विरासत है। हम सभी लोगों को इस कंपोजिट कल्चर, इस सामाजिक संस्कृति, इस मिलीजुली संस्कृति का महत्व समझना है और इसका सम्मान करना है। ये जो पिछला मौलिक कर्तव्य था आपका, समरसता और भाईचारा, उसी का अगला वर्जन है। यह बातें हम सब लोगों को बहुत ध्यान से समझनी होंगी। क्योंकि अगर हमने इस कंपोजिट कल्चर का ध्यान नहीं रखा तो आप यकीन मानिए कि आज अगर आप किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो कोई आपको इससे भी ज़्यादा घृणा और नफरत करेगा। और जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा है कि घृणा मनुष्य को समाप्त करती है, सृजन कभी नहीं करती। कभी उससे कुछ परिणाम उत्पन्न नहीं होते, उससे सिर्फ विनाश होता है, उससे डिस्ट्रक्शन होता है। तो हम सब लोग इन बातों का ध्यान रखें, भारत की जो मिलीजुली संस्कृति है इसका महत्व समझें और इसका सम्मान करें। आगे जो मौलिक कर्तव्य है वह है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। जो हमारे पास नदी हैं, झील हैं, पेड़ हैं, झरने हैं, हम इन सब की रक्षा करें। अगर कहीं पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, तो हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, पेड़ लगाएं, पानी को साफ करें। जो हम लोगों से हो सकता है, एक नागरिक का कर्तव्य है भारत के संविधान में। अगली जो चीज़ है, अगला जो संविधान का मौलिक कर्तव्य हमारा, वो है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक भावना का विकास करें। साइंटिफिक टेम्पर, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ रिलीजियस टेम्पर, कहीं नहीं लिखा हुआ कास्टियस टेम्पर, कहीं नहीं लिखा हुआ कि रीजनल टेम्पर, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? संविधान के मौलिक कर्तव्य में आपका कर्तव्य है साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना, वैज्ञानिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अब कई बार लोगों को लगता होगा कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। हम अक्सर साइंस की बात करते रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि किसी भी चीज़ के पीछे कुछ कारण होते हैं और उस कारण के आधार पर ही परिणाम होता है। और किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करना, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसको हम रैंडमली नहीं, क्रम से पढ़ें, तर्क के आधार पर पढ़ें, उसको वैज्ञानिक सोच कहते हैं। और वैज्ञानिक सोच का एक सबसे बड़ा प्रतीक होता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों ने ये सब नहीं सुना होगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जो चीज़ जिस रूप में है उस रूप में ही उसको जानना और उसी रूप में उसको समझना। ऐसा नहीं है कि अपनी विचारधारा थोप करके उसको विकृत कर देना। जैसे मान लीजिए ये एक फ़ोन है, तो ये फ़ोन है, ये ऑब्जेक्ट है। इस फ़ोन को मैं भी फ़ोन कहूँगा, आप भी फ़ोन कहेंगे, अमेरिका का व्यक्ति भी फ़ोन कहेगा, अफ्रीका का व्यक्ति भी फ़ोन कहेगा। उसी प्रकार से ज्ञान के संबंध में, किसी भी चीज़ के संबंध में, किसी विषय वस्तु और किसी घटना के संबंध में हमारा नज़रिया वैज्ञानिक होना चाहिए, अर्थात वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जैसा है वैसा ही उसको हमें समझना चाहिए और वैसा ही हमको उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम अपनी विचारधारा के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर उसको गलत चीज़ों के माध्यम से इंटरप्रेट करके अगर उसका रूप विकृत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ अप्रोच, सब्जेक्टिव। हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए, ये तरीका नहीं है। मौलिक कर्तव्य दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य का मतलब है हम लोगों को वैज्ञानिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। और साइंटिफिक टेम्पर कभी भी अंधविश्वासों को, पाखंडों को, रूढ़ियों को नहीं मानता। मैं जो बातें आप सब लोगों से कहता हूँ, ये सब चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। वो हमारा संविधान हम लोगों को स्पष्ट आदेश दे रहा है कि भाई ऐसा करो, भाई ऐसे बनो। ये कोई धर्म के या किसी परंपरा के विरुद्ध नहीं है। हमारा संविधान हमको ऐसा बनने के लिए कह रहा है और इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस तरह के दृष्टिकोण का विकास करें। हमारे दृष्टिकोण में साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। ये प्रत्येक भारतीय का नागरिक का कर्तव्य है और ये स्पष्ट रूप से आपके संविधान में आपको लिखा हुआ है। और संविधान का महत्व आप इस बात से समझिए कि जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, अगर संविधान में वो सारे अधिकार आपको करने को ना हो तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे।
इसलिए भी हमारे लिए आवश्यक होता है कि उसकी परंपराओं का और उसमें दिए गए जो चीज़ें हैं उनका हम पालन करें। तो हमें कैसा टेम्पर डेवलप करना है? साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहीं तो होती है कि एक झाड़ फूंक करने वाला, मंत्र मारने वाला, अच्छे बुरे दिनों को बताने वाला, आपके लिए शुभ मुहूर्त बताने वाला व्यक्ति ये सारी ढकोलसेबाजी करता है, उसके बाद भी बुरी चीज़ें, बुरे काम होना शुरू हो जाते हैं। वही पाखंड है, वही अंधविश्वास है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने और बाद में जो संशोधन करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि भैया वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, ये सब चीज़ें बंद करिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके बाद अगला जो मौलिक कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। तो कल भी हमने चर्चा की थी, कल भी ये था कि सार्वजनिक संपत्ति को हम लोग, कल वाले में था डीपीएस में कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा करें, और यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? जैसे सड़कें हैं, जैसे सरकार की बसें हैं, जैसे सरकार के ऑफिसेस हैं, इसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। कई बार देखा है कि दंगे में, उन्माद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सरकारी बसों में आग लगा दी, कोई सरकारी दफ्तर में आग लगा दी, पुलिस चौकी पे अटैक कर दिया। ये नागरिक का कर्तव्य नहीं है। नागरिक का कर्तव्य यह है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखे। और कोई ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा करता है कभी झगड़े में या किसी वजह से, तो वह भारत के संविधान का पालन नहीं कर रहा। तो हमेशा याद रखें कि हम सभी लोगों को हर परिस्थिति में यह हमारा कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। उसके बाद अगला जो मौलिक कर्तव्य है 10वां, वो है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों में जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाने का प्रयास करें। अब आप सोचिए, जो हम लोग नहीं सोच पा रहे वो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो केवल राष्ट्र की, भारत की चिंता नहीं कर रहे, मौलिक कर्तव्यों में पूरे देश के नागरिकों की चिंता की जा रही है। उसमें लिखा है कि व्यक्तिगत जीवन में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत जीवन में आगे जाने का प्रयास करे। जैसे मान लीजिए मैं पहले एक विद्यार्थी था, उसके बाद विद्यार्थी के बाद मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैंने खेती बाड़ी की कुछ दिन। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ना है, तो खेती बाड़ी के बाद फिर मैं चला गया प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने नोएडा। मैंने प्राइवेट नौकरी की, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ना है, तो मैंने बीएड किया और मैं टीचर बन गया, सरकारी नौकरी लग गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे व्यक्तिगत जीवन में और आगे बढ़ना है, तो फिर मैंने आईएएस की तैयारी की और मैं यहाँ पे अफसर बन गया। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे जीवन में और आगे बढ़ना चाहिए। ये संविधान का मौलिक कर्तव्य आपको कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का, उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए। यह मौलिक कर्तव्य है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज शिक्षक है, वो प्रोफेसर बनना चाहता है, उसको बनना चाहिए, क्योंकि वह उसका मौलिक कर्तव्य है। तो आपका व्यक्तिगत जीवन हो या सामूहिक प्रयास हो, आपको लगता है कि मैं व्यक्तिगत अपने जीवन में बड़ा व्यक्ति बन सकता हूं, साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह सामूहिक चीज़ों को भी आगे बढ़ाए। जैसे मान लीजिए मैं अपने समाज को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग, मेरे गांव के सभी लोग पढ़े लिखे हों, ज़्यादातर बच्चों को नौकरियां मिलें, ज़्यादातर बच्चे अपना कैरियर बनाएं। यह भी संविधान में दिया गया आपका मौलिक कर्तव्य है। कई बार लोगों को लगता है ना कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक अधिकारी का काम नहीं है। ऐसा नहीं है। संविधान में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि सार्वजनिक, सामूहिक प्रयासों से और व्यक्तिगत प्रयासों से जीवन में निरंतर आगे जाने का आप प्रयास करें। यह आपका कर्तव्य है। तो व्यक्तिगत तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन सामूहिक रूप से अगर हम ये प्रयास करते हैं कि आज हमारे समाज में 70% लोग पढ़े लिखे हैं, कल को इनकी संख्या 90-95% हो जाए, आज हमारे समाज में 5% लोग नौकरियों में, कल को ये बढ़ के 50% हो जाए, ऐसे लोगों को पैदा करना, ऐसे शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ऐसे लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना। अगर कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई असहाय है, ऐसे लोगों की मदद करके उनको जीवन में आगे लेके आना, यह संविधान में दिया गया आपको एक मौलिक कर्तव्य है। तो हमेशा आप याद रखिए, अगर कभी आपसे कोई सवाल करता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आप उसको कहना कि आप संविधान के अनुच्छेद 51 का में दिए गए मौलिक कर्तव्य संख्या 10 को पढ़ें कि मौलिक कर्तव्य संख्या 10 फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 10 क्या कहती है कि प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है कि या तो व्यक्तिगत प्रयासों से या सामूहिक प्रयासों से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर आगे से आगे जाने का प्रयास करें। यह आपका मौलिक
कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि संविधान का अनुच्छेद 51 का पॉइंट 10 नंबर आपको 10वां मौलिक कर्तव्य आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, बहुत सारा ज्ञान आपको देता है और बहुत सारी चीज़ें समझने का प्रयास कर सकता है। क्लियर? तो हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाएं। समस्या कहाँ से होती है? समस्या यहीं से होती है। संविधान ये कहता है कि व्यक्तिगत प्रयासों से आगे बढ़ें, ठीक है, लेकिन वो ये भी कहता है कि सामूहिक प्रयासों से भी जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। हमारा काम खाली ये नहीं है कि हम बन गए अफसर और जाके बैठ गए एसी कमरों में, एसी घरों में, एसी ऑफिस में और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हवाई यात्राएं कर रहे हैं, होटलों में रुक रहे हैं, घूम रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं दुनिया में। ये केवल नागरिक का इतना कर्तव्य नहीं है। अगर आप कुछ बने हैं तो आपकी यह भी जिम्मेदारी है, आपका यह भी ड्यूटी बनती है, आपका यह भी कर्तव्य है कि आप जिस परिवेश से निकल के आए हैं उस परिवेश के लोगों के जीवन के उत्थान के लिए क्या करते हैं। आप कितने लोगों की मदद करते हैं, कितने लोगों को जागरूक करते हैं, कितने लोगों को शिक्षा की ओर मोड़ते हैं, यह भी आपका नागरिक के रूप में है कर्तव्य है। जब आप अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अगर ऐसा सभी लोग करेंगे तो सभी लोगों के आसपास के लोग ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। और जब सभी लोग, जैसे मान लीजिए भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं, अगर सभी 130 करोड़ अपने जीवन में ऊपर 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 उठने का प्रयास करेंगे तो अंततः यह भारत राष्ट्र ऊपर उठेगा। यानी किसका विकास होगा? भारत राष्ट्र का विकास होगा। यह भारत राष्ट्र निरंतर ऊपर उन्नतियों की ओर चढ़ता चला जाएगा। तो भारत के व्यापक हित में और अपने और समाज के व्यक्तिगत हित में हम सभी लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। स्पष्ट हुआ होगा। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता और संरक्षक, यहाँ पर जोड़ा गया है कि पेरेंट्स और संरक्षक को बोलते हैं हम लोग अभिभावक, गार्जियन। तो प्रत्येक गार्जियन, बच्चे का जो गार्जियन है, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, उनका कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए वो लोग प्रयास करें, यानी प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। तो 11वां जो देखिए जो शिक्षा वाला है 11वां मौलिक कर्तव्य वो सेम है। आप अनुच्छेद 21A में जाएंगे तो वो फंडामेंटल राइट बन गया है, राइट टू एजुकेशन। आप अगर उसमें जाएंगे आपके जो DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि 6 से 14 से बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का ध्यान रखा जाए पॉलिसी में। और संविधान के अनुच्छेद 51A में जो लास्ट वाला है 11वां, वो भी क्या है कि माता पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएं। तो चलिए, ये मुझे लगता है अब संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे कंप्लीट हो गए 1 से लेकर 11 तक। हमने संविधान के अनुच्छेद 51A 51 का में पॉइंट 1 से लेकर के 11 तक जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनकी हमने चर्चा की है। हो सकता है कुछ क्रम आप लोगों को याद ना रहे, लेकिन जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो आपको संभवतः स्पष्ट हुआ होगा। आप चाहें तो 5 मिनट का काम है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करूँगा ताकि जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको याद रहें। मैं रिवाइज करता हूँ कि 51 का में कौन से 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। सबसे पहले कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा, देश की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। छठा, हमारी सामाजिक यानी मिलीजुली संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। हमेशा आप साइंटिफिक टेम्पर अपनाएं और अधिक से अधिक नॉलेज हासिल करने का प्रयास करें, ज्ञानार्जन। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। और 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से सभी क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और 11वां, प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य है
कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराए। तो ये कुल मिलाकर के हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 काम है, दिए गए 1 से लेकर 11 तक मौलिक कर्तव्य हैं। अब यहाँ पर यदि कोई आपका सवाल है, कोई आपका दुविधा है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज संविधान के भाग 5 की शुरुआत करेंगे, भारत का राष्ट्रपति। मुझे लगता है कि मौलिक कर्तव्य आपको याद करने लायक चीज़ें हैं, समझने लायक चीज़ें हैं, उसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें ऐसी नहीं है जो शायद समझने में दिक्कत करे। अभी हम लोग अगला शुरू करने वाले हैं भाग 5। तो यहाँ तक मुझे आप बता दीजिए एक बार कि मौलिक कर्तव्य और उनकी जो व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन, वो आपको स्पष्ट हुआ? कहीं कोई कन्फ्यूज़न या डाउट तो नहीं है? लवकेश जी ने कहा ठीक, डॉक्टर मोनू राजपूत ने कहा ओके। तो मुझे लगता है सभी लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए, सभी लोगों का मानना है कि मौलिक कर्तव्य जो हमने अभी चर्चा की है वो सभी लोगों के समझ में आ गए होंगे। और पूरन सिंह पटेल साहब हमारे जो लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो प्रत्येक मौलिक कर्तव्य को लिख कर के कमेंट में भी डालते जा रहे हैं ताकि वो आप सब लोगों को स्पष्ट हो जाए। आप पूरन सिंह पटेल साहब के जो कमेंट हैं आप उनको भी पढ़ते रहिए, तो उसमें वो लिख दे रहे हैं कि किस मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है। मैं अपना जो डिस्कशन है वो हिंदी में इसलिए करता हूँ ताकि हम में से अधिकांश लोग, हमारे जो लोग हैं वो हिंदी में ही चीज़ों को समझते हैं। और ख़ास करके जो हमारे ये सेशन हैं, ये लाइव सेशन बाद में लोग इनको शेयर करते हैं तो ये दूसरे ग्रुप में जाते हैं और तमाम गांव के लोग भी उन ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। तो मैं ये प्रयास करता हूं कि एक सामान्य से सामान्य लेमैन, जिसको बोलते हैं ना आम आदमी, जिसकी बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं है, वह व्यक्ति भी गांव में बैठा अपने बच्चे के फ़ोन पर अगर इस सेशन को देखे तो उसको भी यह समझ में आ जाए कि भैया हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कौन से हैं, हमें कौन सा अधिकार मिला है, हमारे संविधान में हमारे जो कर्तव्य दिए गए हैं वो कर्तव्य कौन से हैं। तो हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो चीज़ें सारी समझ में आ जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो लाइव सेशन है इसमें हिंदी में मैक्सिमम चीज़ें रखी जाएँ। अगर किसी को हिंदी में समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको इंग्लिश वर्जन उसका इमीडिएटली उस कमेंट के नीचे लिख दूंगा, या इंग्लिश में मैं फिर आपको यहाँ पे बोल के भी समझा सकता हूँ। तो मुझे लगता है स्पष्ट हुआ। आगे बढ़ा जाए। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के सर्वोच्च अधिकारी, टॉप ऑफिसर ऑफ इंडिया, जिसको हम सब लोग राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। तो अब तक हम लोगों ने संविधान के 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि ये संविधान की अमृत कथा चल रही है, इत चतुर्थम अध्याय समाप्ति। तो चौथा अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। भाग 1 की हमने चर्चा की, भाग 2 की हमने चर्चा की, भाग 3 की हमने चर्चा की, भाग 4 की हमने चर्चा की। तो इसमें कुल मिलाकर के हमने संविधान के 4 भागों की हमने अब तक चर्चा पूरी कर ली है। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 5 की। और संविधान का भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें 100 अनुच्छेद हैं, इसमें 100 आर्टिकल्स हैं, और पूरे के पूरे भारत देश की व्यवस्था ये सारी आपको यहीं से समझ में आ जाएगी, भाग 5 से। जो भाग 5 है, भाग 5 ही भारत की व्यवस्था को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संसद क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, कानून कैसे बनता है, विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, उपसभापति क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फिर भी मैं चेक करूँगा। ये देवेंद्र पटेल जी ने कहा है, आदरणीय अपने कर्तव्यों पर चिंतन मनन कर पालन करने की कृपा करें। आप जरा स्पष्ट करिए देवेंद्र पटेल जी, क्या आप कहना चाहते हैं? आपकी बात स्पष्ट नहीं हुई। तो आज हम आरंभ करने वाले हैं भाग 5, और भाग 5 में बीच बीच में इंटरनेट में कुछ दिक्कत होती है, सबकी हो रही है, पर कोई नहीं अपना 30 सेकंड में 40 सेकंड में फिर से रिकनेक्ट हो जाता है। तो भाग 5 में संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के संविधान के अनुच्छेद 151, 52 to 151, 100 आर्टिकल्स हैं, 100 अनुच्छेद हैं।
और 100 अनुच्छेद में आज हमने शुरुआत करेंगे हम 52 से कि आर्टिकल 52 क्या है। और 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का भाग 5 यानी संविधान की अमृत कथा अध्याय 5 इति आरंभ है, उसमें पहला जो हमारा अनुच्छेद है, आप समझिए पहला जो श्लोक है, पहला श्लोक क्या कहता है, कथा ऐसी सुनते हैं ना, पहला श्लोक कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो हमारा श्लोक है हमारे संविधान के अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, कार्यपालिका का प्रधान, भारत के राष्ट्र का प्रमुख। भारत के राष्ट्र का प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं होता, भारत राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, जिसको देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। तो हम पहले राष्ट्रपति, आज क्योंकि चर्चा हम केवल राष्ट्रपति तक सीमित रखेंगे, तो पहले राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनको हम लोग एक बार पढ़ दें और उसके बाद फिर उनकी व्याख्या आप लोगों के सामने रखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जो तीनों सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी भारत का राष्ट्रपति होगा। अभी हम चर्चा को थोड़ा रोकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों में क्या अंतर है, ओम प्रकाश सिंगरोल ने। तो मौलिक अधिकार जो है वो, जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं, ओम प्रकाश सिंगरोल जी। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों को प्रदान कराना सरकार की, शासन की, कोर्ट की जिम्मेदारी है। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कानून के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी नागरिकों को दी गई सुविधाएं हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिकों के कर्तव्य हैं कि नागरिकों को अपना व्यवहार कैसा करना है, उनको अपनी अनुक्रिया कैसे करनी है। मौलिक कर्तव्यों में आप कोर्ट का कोई मैटर नहीं है, वो कोर्ट के द्वारा पारित नहीं होते, हालांकि अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। जैसे आप अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे तो आपको उस कानून के खिलाफ, जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है उस कानून के खिलाफ, उस कानून के अनुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो मौलिक कर्तव्य एक तरीके से ये उम्मीद नागरिकों से की जाती है कि उनका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, और मौलिक अधिकार एक प्रकार से देश का ये व्यवस्था से ये उम्मीद की जाती है कि वो नागरिकों को क्या उपलब्ध कराते हैं। तो दोनों एक तरीके से अधिकार आपको देते हैं और कर्तव्य आपको देने होते हैं। स्पष्ट हुआ होगा ओम प्रकाश सिंगरोल जी। अधिकार वो चीज़ें जो नागरिकों को मिलती हैं और कर्तव्य वो होते हैं जो नागरिक देश को देते हैं। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़े। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कार्यपालिका किसे बोलते हैं, न्यायपालिका किसे बोलते हैं और विधायिका किसे बोलते हैं। भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर, वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। और उसके अलावा जो सेनाएं हैं उन सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होगा। पद्मेश लोधी जी ने कहा है कि उनको पुराने वीडियो चाहिए, तो पुराने वीडियोस मेरी आईडी पर पड़े होंगे और यूट्यूब पर अगर आप अभी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि कंपाइल करके सभी एक जगह उपलब्ध करा दिए जाएं। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का क्या होगा भारत में, निर्वाचन। इसलिए जब संविधान की प्रस्तावना पर हमने चर्चा की थी तो प्रस्तावना में आया था कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जो डेमोक्रेटिक, जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है। तो गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि किसी भी राष्ट्र का प्रमुख अगर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसका चुनाव होता है, तो उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। तो यही भारत रिपब्लिक इसी वजह से है क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति है, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार उसका क्या होगा, चुनाव होगा। कोई व्यक्ति जन्मजात या वंशानुगत रूप से भारत का राष्ट्रपति नहीं बनेगा कि किसी राजा का या किसी का बेटा बार बार राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा भारत में नहीं होता। कोई भी व्यक्ति चुनाव के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, अर्थात निर्वाचन की प्रणाली उसमें दी गई है।
फिर अनुच्छेद 55 में कहता है कि इस निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन सी रीति से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्या जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उसी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा या उसकी अलग प्रक्रिया है। आज उसके बाद हम कहते हैं कि अनुच्छेद 56 कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, यानी उसका कार्यकाल कितना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 57 कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए क्या उसकी योग्यताएं हैं, पुनर्निर्वाचन के लिए उसकी क्या योग्यता है, क्या व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है एक बार बनने के बाद। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 59 59 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। और 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति के लिए जो शपथ ली जाती है वो शपथ कैसे ली जाती है, उस शपथ का प्रारूप क्या है। और उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। उसमें हटाने की एक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं महाअभियोग। महाअभियोग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। महाअभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया दी गई है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और उसके बाद राष्ट्रपति के पद का आकस्मिक अगर रिक्त हो जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 62 में ये व्यवस्था है कि किस तरीके से दूसरे व्यक्ति का चुनाव कैसे होगा और कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनकर कार्यों का निर्वहन करेगा। तो मुझे लगता है मैंने राष्ट्रपति के संबंध में कुल मिलाकर के संविधान के अनुच्छेद में संविधान में 11 अनुच्छेद हैं। संविधान में 11 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में विवरण दिया गया कि कौन बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या शर्तें होंगी, निर्वाचन क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और उसके बाद 53 ये कहता है 54 कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद की पदावधि क्या होगी। 57 ये कहता है कि राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद क्या व्यक्ति दोबारा बन सकता है। 58 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए कौन सी अहर्ताएँ चाहिए। और 59 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसकी शर्तें क्या हैं। 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति किस तरीके से शपथ लेगा, उसकी शपथ क्या होगी। 61 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और 52 ये कहता है कि अगर आकस्मिक रूप से कभी वो त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में आगे की व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक, आर्टिकल 52 से लेकर के 62, यानी कुल मिलाकर के जो 11 आर्टिकल हैं, इन 11 आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में संविधान में पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। अब अगर यहाँ कोई समस्या आपको यहाँ तक है तो मुझे बताइए, उसके बाद हम एक एक करके व्याख्या करते हैं कि 52 क्या कहता है, 53 ये क्या कहता है, 54 क्या कहता है। लोधी लाला भैया सिंह जो अनुच्छेद 52 से जो 73 है उसमें 62 के बाद 63 से उपराष्ट्रपति चालू हो जाता है। तो हम अभी केवल राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति के बारे में जो प्रोविजन है हमारे वो बेसिकली अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक। उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर दोनों की जो मिली जुली चीज़ें उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक कोई मुझे लगता है इशू नहीं है। अब हम इन सारे आर्टिकल जो राष्ट्रपति के बारे में दिए गए इनकी हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते हैं कि एक्चुअली कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, कैसे बनता है, इलेक्शन कैसे होता है, उसकी क्या उसके पद की अहर्ताएँ होनी चाहिए, उसका वो पद अगर छोड़ देता है तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे व्यवस्था चलेगी, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि संविधान का भाग 5 आरंभ होता है अनुच्छेद 52 से, आर्टिकल 52 से। और आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसमें कोई व्याख्या करने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, BS राजपूत साहब हमारे बीच में आ चुके हैं महाराष्ट्र से, काफ़ी लेट आए हैं सेशन में, आज स्वागत है आपका। तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें कोई व्याख्या करने वाली बात नहीं है, सीधा फैक्ट है, एक फैक्ट है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं, आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पहले आप इस पूरे सेशन को देखिए, क्वेश्चन उसके बाद पूछिए। सर्वेश जी, आलोक जी, आप लोग जंप कर जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद की चर्चा कर रहे हैं, आपके सभी सवालों के जवाब उसमें आ जाएंगे। तो दूसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी संघ की जो सारी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और उसका प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले चर्चा करते हैं कि ये कार्यपालिका शक्ति क्या होती है। 3 चीज़ें होती हैं व्यवस्था में, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और जो न्यायपालिका है उसको बोलते हैं जुडिशरी। तो भारत में 3 तरह की व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें तीनों का पृथक्करण है। भारत में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका का अर्थ होता है जो विधान बनाए, यानी विधान का मतलब कानून, नियम। तो जो विधान बनाने का कार्य, जो कानून बनाने का कार्य करती है उसको विधायिका कहते हैं। भारत में 2 स्तर पर विधायिका है। भारत की जो शीर्ष विधायिका है जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट या संसद। तो पहला जो कार्य है कानून बनाने का भारत में सर्वोच्च स्तर पर, वो किसको है? संसद को। तो संसद को शक्ति है कानून बनाने की। तो संसद क्या है? अपने आप में विधायिका है। क्या है? विधायिका। उसमें सारे सांसद शामिल होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों। ये सारे सांसद मिलकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनाते हैं, उसको बोलते हैं विधान बनाना या विधायिका। राज्यों में यही कार्य विधानसभाएं करती हैं जिसमें विधायक कानून बनाते हैं और गवर्नर के साइन के बाद वो कानून बन जाता है। क्लियर? दूसरी होती है कार्यपालिका। जो कानून बनता है वो कानून का पालन कैसे होगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उस कानून का पालन या एग्जीक्यूट करने का जो काम करती है उसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। तो जैसे कोई कानून बन गया या कोई नीति बना दी विधायिका ने, उसका पालन जो करते हैं, उसको एग्जीक्यूट जो करते हैं, उसको बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति। जैसे सरकार ने योजना बना दी कि भाई ये सारे के सारे पैसे ग्रामीण विकास के लिए खर्च किए जाएंगे, तो सरकार ने ये योजना तो बना दी विधायिका ने, लेकिन जो खर्च किए जाएंगे इसका अनुपालन करती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका बेसिकली आप समझिए कार्य करने वाली बॉडी। तो भारत में कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति ये काम या तो स्वयं करते हैं या ये काम अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी कौन हैं? तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी जो सरकार होती है, वो सरकार बेसिकली राष्ट्रपति की सरकार होती है। जब भी गजट नोटिफिकेशन आता है तो आप पाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सील से आता है। तो सरकार में जितने भी मिनिस्टर होते हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे जितने मिनिस्टर हैं, वो सारे के सारे मिनिस्टर कहलाते हैं राष्ट्रपति के अधिकारी। तो राष्ट्रपति के अधिकारी जो जितने मंत्री हैं वो सारे राष्ट्रपति के अधिकारी होते हैं। तो राष्ट्रपति अपने या तो स्वयं के माध्यम से या अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं यानी जो मिनिस्टर्स हैं उनके माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का निर्वहन करता है। 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसमें आते हैं अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स। जो अधिकारी यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर के चले जाते हैं और जो तमाम कार्य जैसे सेक्रेटरी लेवल पर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पर जो सारे काम करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं नीतियों को, उसे हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। और जो सांसद होते हैं, जो मिनिस्टर बन जाते हैं, उसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज वो सांसद हैं, हो सकता है वो 5 साल बाद ना रहे, 5 साल बाद चुनाव होते हैं और वो हट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। जो मिनिस्टर, जो सांसदों के जरिए जो मिनिस्टर बनते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। और जो ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट के, जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, वो सारे के सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। तो राष्ट्रपति टेम्परेरी जो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स हैं यानी जो मिनिस्टर्स हैं उनके, और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से अपने कार्यों का संपादन करते हैं। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति में है और उसका प्रयोग वो या तो स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में जो कार्यपालिका है उसके संबंध में 2 तरह के लोग हैं, एक मिनिस्टर हैं जो अस्थायी होते हैं और एक अधिकारी, सिविल सेवा के अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो परमानेंट होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हरिमोहन राजपूत जी ने कहा, व्यवस्थापिका जो होती है उसमें दोनों लोग होते हैं, सारे सांसदों को व्यवस्थापिका का हिस्सा है।
जो व्यवस्थापिका होती है उसमें सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे सत्ता के हों या विपक्ष के हों। लेकिन जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका में केवल सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, मिनिस्टर, और बाकी जो अधिकारी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 54। संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब यह है कि 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो कौन लोग राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे? कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति, मिनिस्टर मंत्री अलग अलग हैं कैसे? मिनिस्टर, इंग्लिश में मिनिस्टर को ही मंत्री बोलते हैं, इंग्लिश में मिनिस्टर बोलते हैं, हिंदी में मंत्री बोलते हैं। तो अगला है हमारा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अनुच्छेद 54 का पॉइंट ए। और पॉइंट, अच्छा, न्यायपालिका रह गई। हाँ, न्यायपालिका वो होती है डॉक्टर मोनू राजपूत, जो हमारे न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो न्यायपालिका है, उसको हम लोग न्यायपालिका बोलते हैं। क्लियर? तो न्यायपालिका में ना तो सांसद होते हैं ना अधिकारी होते हैं, वो एक अलग व्यवस्था है जिसमें जजेस लोग होते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए संसद में क्या होता है, संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। आपने देखा होगा कि आप सभी लोगों के एरिया में प्रत्येक 5 वर्ष चुनाव होते हैं। जैसे उन चुनावों के माध्यम से आप अपना एमपी चुनते हैं, लोकसभा का सदस्य चुनते हैं, वोट पड़ते हैं। आपने देखा होगा 2019 में अभी इलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, उस इलेक्शन में एटा के लोगों ने, अलीगढ़ के लोगों ने, तमाम जिलों के तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर लोगों ने अपने अपने लोकसभा सदस्यों को चुना था। तो जो जनता के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्य होते हैं केवल वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। और दूसरे जो राज्यसभा के चुनाव में जो सदस्य होते हैं, ओम प्रकाश लोधी राजपूत जी का ये सवाल है, मैं इसका जवाब बाद में देता, लेकिन कोई नहीं, अभी आपका आ गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका के अंतर्गत आते नहीं। भारत में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों पृथक हैं, लेकिन तीनों में समन्वय है, कोई किसी के अधीन नहीं है, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, लेकिन तीनों इंटरकनेक्टेड है। और भारत में कम से कम न्यायपालिका के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। हम बाद में चर्चा करेंगे इस पर जब न्यायपालिका पर आएंगे, अभी हम लोग राष्ट्रपति कर लें ओम प्रकाश जी, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में तो आप जानते हैं सारे एमपी को वोट डाल के आप चुनते हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव होता है। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों ही लोगों को एमपी कहा जाता है, दोनों ही लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो राज्यसभा के सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुन करके आते हैं केवल वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से सदस्य जो चुन के नहीं आते? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा नहीं होगा, हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि लोकसभा में 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय के, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है तो 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को लोकसभा में। और 12 सदस्य राज्यसभा में ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फिल्म जगत के लोग हैं, कला क्षेत्र के लोग हैं, समाज सेवा के लोग हैं, विज्ञान के क्षेत्र में किसी को उपलब्धि हुई है तो उन लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्य बनाया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा अभिनेत्री रेखा को बना दिया राज्यसभा का सदस्य, सचिन को बना दिया, सचिन तेंदुलकर जो खिलाड़ी रहे उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। कोई मान लीजिए लता मंगेशकर हैं कला के क्षेत्र में, उनको बना दिया। तो राज्यसभा में कुल मिलाकर के 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। उनका चुनाव नहीं होता, वो चुन करके नहीं आते, वो कला जगत के, साहित्य के, समाज सेवा के, विज्ञान के क्षेत्र के लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 मेंबर संविधान में लिखा हुआ है। तो वो 12 लोग और प्लस 2 लोग जो लोकसभा में नॉमिनेट हुए थे, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति जैसे, हाँ, अभी कृष्णा गोपाल लोधी ने बताया कि जो रंजन गोगोई हैं, रंजन गोगोई जो पहले अभी
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको अभी हाल ही में राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया है। तो लेकिन जो मनोनीत सदस्य होगा वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित यानी चुने हुए सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, जो चुने गए हैं केवल वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तो दो लोग वोट डालेंगे, एक तो सांसद जो निर्वाचित हैं और विधायक जो निर्वाचित हैं। विधायक भी मनोनीत होते हैं, कई सारे विधायक मनोनीत होते हैं। कई सारे राज्यों में विधान परिषद हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में MLC बनते हैं। तो MLC चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता, MLC राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। विधानसभाओं में से केवल विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम लोग MLA बोलते हैं, केवल चुने हुए MLA ही वोट डाल सकते हैं। इस संदर्भ में आपको याद रखना, इसमें कहा है राज्य विधानसभाओं के, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी दो राज्य नहीं है, दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं। लेकिन उन संघ शासित क्षेत्रों में भी विधानसभाएं हैं। दिल्ली की विधानसभा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और तमिलनाडु पांडिचेरी की विधानसभा है, उसके मुख्यमंत्री का नाम मैं भूल रहा हूँ, आप लोगों को याद आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए। तो पांडिचेरी और दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभाएं भी हैं। तो उन विधानसभाओं के चुने हुए विधायक भी राष्ट्रपति के उसमें वोट डालते हैं। अब ये स्पष्ट हुआ, दो चीज़ें हमारी क्लियर हुई। अब हम आते हैं आगे अनुच्छेद 55 है। अनुच्छेद 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, क्या होगा, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो दो चीज़ें उसमें हैं। हाँ, ये विजय पांडियन, कृष्ण गोपाल ने लिखा है, विजय पांडियन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दो पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। एक तो होती है आनुपातिक पद्धति, प्रोपोर्शनल सिस्टम, और दूसरा उसमें लागू होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आप लोगों को अगर बोर्ड होता तो बोर्ड पे बहुत आसानी से समझा सकता था। बोल के मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, कितना आप समझ पाएंगे आप चाहें तो फिर पढ़ लेना, क्योंकि वो एक फॉर्मूला लगता है राष्ट्रपति के चुनाव में। आनुपातिक पद्धति का मतलब होता है कि सभी क्षेत्रों को मौका मिले, सभी जनसंख्या के भागों को उसमें मौका मिले, इसलिए उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चाहे उनके विधायक हों चाहे उनके सांसद हों, अनुपात के आधार पर सभी के मतों का मूल्य लिया जाए। और दूसरा क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति बोलते हैं राष्ट्रपति के चुनाव को। ये कई बार क्वेश्चन आया है, PCS में हो सकता है, एक दो बार IAS में भी आया है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है, आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव में 2, 3, 4, 5 कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स के आधार पर ही राष्ट्रपति के चुनाव में लोग खड़े हो सकते हैं। अंधाधुंध लोग खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पे उनको उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि किस किस तरीके से लोगों को परमिट किया जाता है, कितना बॉन्ड भरना है, क्या क्या करना है। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग खड़े हुए हैं, A, B, C, 3 लोग खड़े हुए हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट डालते हैं, जो सांसद और विधायक वोट डालते हैं, वो वोट वरीयता क्रम से डालते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे वोट देना है A को, मेरा राष्ट्रपति A होगा, तो मैं A के आगे लिखूंगा वरीयता 1, प्रेफरेंस 1, और मुझे उसके बाद C पसंद है तो मैं C के आगे लिखूंगा प्रेफरेंस 2, और उसके बाद मुझे लास्ट में B पसंद है तो B के आगे लिखूंगा 3। इसी तरीके से कोई व्यक्ति है मेरी जगह पर, मान लीजिए रमेश को B पसंद है तो रमेश B के आगे लिखेगा 1, रमेश को B के बाद C पसंद है तो C पर लिखेगा 2, उसके बाद रमेश को A पसंद है तो रमेश A के आगे लिखेगा 3। तो हमेशा राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन सब के सामने जो लोग वोट देते हैं वो वरीयता क्रम में वोट देते हैं, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। इसी तरह का चुनाव MLC का भी होता है। उत्तर प्रदेश में MLC के चुनाव में भी प्रेफरेंस वोटिंग होती है। तो आप लोग समझिए, प्रेफरेंस वोटिंग का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मत को, जैसे हम लोग विधानसभा या लोकसभा का जब चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन जब होता है, तो उसमें हम जाते हैं और वोटिंग मशीन में जाकर के मान लीजिए हमको इस पार्टी को वोट देना है, तो उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के आगे वोट बटन दबा देते हैं और हमारा वोट पड़ गया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में खास करके जहां अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है,
और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, उसमें इस तरीके से वोटिंग नहीं होती है। उसमें वोटिंग होती है कि हम पहले प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, जिस व्यक्ति के सामने हमको जो प्रेफरेंस लगती है वो हम लिख के आते हैं। तो वो किसके माध्यम से चलता है? प्रेफरेंस के माध्यम से, वरीयता के माध्यम से। स्पष्ट हुआ होगा मुझे लगता है। मतलब हम केवल एक आदमी को वोट दे के नहीं आते। राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए हमारा यहाँ का जो सांसद हैं, हमारे सांसद निर्वाचित हैं, तो हमारे जो सांसद हैं, मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो हमारे सांसद को तीनों लोगों को वोट दे के आना पड़ेगा। लेकिन वो एक के आगे 1 लिखेंगे, एक के आगे 3 लिखेंगे, एक के आगे 2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। वो ऐसे नहीं है कि एक के आगे 1 लिख के छोड़ के आ गए। बटन दबाने का सिस्टम नहीं होता। आपको वरीयता लिखनी पड़ती है, वरीयता 1, वरीयता 2, वरीयता 3। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आनुपातिक प्रतिनिधि जो प्रणाली है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, हम वरीयता क्रम के आधार पर वोटिंग करते हैं। ये स्पष्ट हुआ? ये स्पष्ट हुआ? अच्छा, चलिए, ये क्लियर है। अब दूसरा क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे, ये थोड़ा सा कठिन है, आप लोग ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट करते हैं वो कौन वोट करते हैं? चुने गए विधायक और चुने गए सांसद। लेकिन उन चुने गए विधायकों और सांसदों का एक वोट नहीं होता, उनके वोट का मूल्य होता है। उनके वोट का क्या होता है? मूल्य निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, इसलिए पूरे देश की जनसंख्या के वो लोग क्या होते हैं? विधायक और सांसद प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो। और उन रिप्रेजेंटेटिव का जनसंख्या के आधार पर एक मूल्य निकाला जाता है और उस मूल्य की गणना की जाती है। ये मूल्य क्या है? मैं मूल्य को निकालने का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर 403 MLA बनते हैं। 403 क्या बनते हैं? विधायक, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उन 403 विधायकों के मतों का मूल्य क्या होगा? इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए कि राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई चुने गए विधायक। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, तो 22 करोड़ डिवाइडेड बाई 403 इंटू 1000। ये जब हम फॉर्मूला अपनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। जो हमारे विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उनके मतों का मूल्य आ जाएगा। और अगर हमें किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत का मूल्य निकालना है तो सभी राज्यों के जितने भी MLA हैं, जैसे यूपी का हमने निकाला कि जनसंख्या डिवाइडेड बाई यूपी के MLA इंटू 1000, ऐसे ही MP का निकाल लिया, ऐसे ही राजस्थान का, ऐसे ही हरियाणा का, हर प्रदेश का निकाल लिया। तो जो विधायकों के मतों का मूल्य आया सारे राज्यों का, सभी राज्यों में जितने भी MLA हैं, उन सारे MLA के मतों के जो कुल मूल्य आए, वो सारे के सारे मूल्य को एक जगह रखा और उसको डिवाइड कर दिया चुने गए कुल सांसद, यानी राज्यसभा और लोकसभा के कुल चुने गए सांसद जितने हैं, उससे उसको डिवाइड कर दिया। तो हमें किसका मूल्य मिल जाएगा? सांसद का। और उसके आधार पर फिर वो लोग वोटिंग करते हैं कि राष्ट्रपति को प्रेफरेंस वरीयता क्रम में, कि हमने इसको वरीयता 1 दी, इसको वरीयता 2 दी। स्पष्ट हुआ होगा। और अगर आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो मेरा आपसे सुझाव है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड चीज़ है, इसमें एक फार्मूला लगता है। आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर के कोई वीडियो देख लीजिए। आप यदि चाहें तो इसको पढ़ लीजिए इंटरनेट पे, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मेरे सामने बोर्ड होता तो मैं आपको वो फार्मूला लिख करके बहुत आसानी से समझा देता। थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गणित की जो चीज़ें होती है फार्मूला वाली, वो बोर्ड पर लिख करके समझ में आती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे फार्मूला, इंटरनेट पर जाके आप गूगल पर डालिए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली का फार्मूला, तो आपको निकल के आ जाएगा किस तरीके से एक विधायक का और एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। और विधायक और सांसद प्रेफरेंस क्रम में अपनी वोटिंग करते हैं। प्रेफरेंस 1, 2, 3 जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तब जीता माना जाएगा जिसको 50% प्लस 1 वोट मिलेगा। मतलब जैसे मान लीजिए पूरे भारत में 10 लाख वोट पड़े, मतलब वोट का मतलब 10 लाख मत, क्योंकि 10 लाख तो लोग नहीं है। 10 लाख लोग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि 500 तो आपके वो ही हैं, कुल मिलाकर के क्या है 500 आपके 545-43 तो लोकसभा में है और 245-46 आपके राज्यसभा में है। इनको जोड़ लें 750-800 ये हो गए। उसके बाद आपके 4-4,500 MLA हो गए। तो आप देखेंगे कि पूरे देश में कितने लोग हैं? 5,000 5,500 लोग वोट डालने वाले। लेकिन मतों का जो मूल्य है वो 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, जनसंख्या के आधार पर जो फॉर्मूला हमने बताया। तो जो ये मतों का मूल्य है इसकी काउंटिंग की जाती है और जिसको 50%, जैसे मान लीजिए कुल पड़े मतों का मूल्य है 10 लाख,
सारे विधायक, सारे सांसदों के जो कुल मत हैं उनका मूल्य निकाला फॉर्मूला के आधार पर 10 लाख। उस 10 लाख में 5 लाख एक वोट जिसको मिलेगा वो जीतेगा। कितना? 5 लाख एक वोट। अब देखिए समस्या कहाँ से खड़ी होगी। मुझे लगता है थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, हरिमोहन राजपूत जी, पूरन सिंह पटेल जी और डॉक्टर मोनू राजपूत, तीनों लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरन सिंह पटेल को मिले 4 लाख वोट, हरिमोहन राजपूत जी को मिले 3 लाख वोट और डॉक्टर मोनू राजपूत को मिले 3 लाख वोट। तो अब ऐसा नहीं है लोकसभा चुनाव की तरह कि लोकसभा के चुनाव में 7 लोग खड़े हुए थे और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। एमपी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में जिसको, जैसे मान लीजिए एमएलए का चुनाव हुआ एटा सीट पर, तो एटा में जीतने वाले व्यक्ति को मिला 5 लाख, नंबर 2 पे आया उसको मिले 3 लाख, नंबर 3 पे आया उसको मिले 2.5 लाख, नंबर 4 पे आया उसको मिले 70,000, नंबर 5 पे आया उसको मिले 25,000 और जिसको 4 लाख मिले वो जीत गया। ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 10 लाख टोटल वोटों का मूल्य है तो उस टोटल 10 लाख में से जीतने वाले को 5 लाख एक वोट मिलना ही चाहिए, तभी विजेता होगा। अब संकट खड़ा हो गया भाई, 3 आदमी खड़े हो गए, पूरन सिंह पटेल जी, हरिमोहन राजपूत जी और डॉक्टर मोनू। अब पूरन सिंह पटेल तो अपने 4 लाख वोट ले आए और हरिमोहन जी लेके आ गए 3 लाख और डॉक्टर मोनू राजपूत के 3 लाख। तो अब कैसे होगा? तो इसमें फॉर्मूला ये लगता है जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उस व्यक्ति को प्रक्रिया से बाहर किया जाता है और उसके वोटों का वरीयता क्रम के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया जाता है जो पहले के 2 कैंडिडेट थे उसमें। स्पष्ट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा तो मैं दोबारा बताता हूँ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कुल हैं 10 लाख वोट, 4 लाख वोट मिले पूरन सिंह पटेल को, मतलब वोट मतलब मूल्य, और हरिमोहन राजपूत जी को मिले 3.5 लाख। ऐसे करते हैं तो समझ में आएगा। और डॉक्टर मोनू राजपूत को मिले 2.5 लाख। ठीक है, तो डॉक्टर मोनू राजपूत नंबर 3 पर रहे तो डॉक्टर मोनू राजपूत को प्रक्रिया से हटाया जाएगा और डॉक्टर मोनू राजपूत को जो वोट मिले थे प्रीफरेंस 1 में 2.5 लाख, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर मोनू राजपूत को जो प्रीफरेंस में जो वोट मिले थे 2.5 लाख, उनमें से कुछ वोट प्रीफरेंस 2 में पूरन सिंह पटेल को मिले होंगे, कुछ प्रीफरेंस 2 में हरिमोहन राजपूत जी को मिले होंगे और कुछ वोट प्रीफरेंस 3 में पूरन सिंह पटेल को मिले होंगे और कुछ वोट प्रीफरेंस 3 में हरिमोहन राजपूत जी को मिले होंगे। तो जो ये डॉक्टर मोनू राजपूत को जो वोट मिले थे 2.5 लाख, ये 2.5 लाख वोट प्रीफरेंस 2 के आधार पर, प्रीफरेंस 3 के आधार पर शिफ्ट कर दी जाएंगे कैंडिडेट 1 और 2 में, यानी पूरन सिंह पटेल और हरिमोहन राजपूत जी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये वोट उनकी वरीयता के हटा करके उनको दे दी जाएंगे। अब मान लीजिए 2.5 लाख वोट जो ट्रांसफर हुआ डॉक्टर मोनू राजपूत का, उस 2.5 लाख में से 1.25 लाख वोट चला गया पूरन सिंह पटेल के खाते में और बाकी जो 1.25 लाख बचा वो मिला हरिमोहन राजपूत जी को। तो पूरन सिंह पटेल को पहले 4 लाख वोट मिले थे, अब उनको 1.25 लाख वोट और मिल गया तो उनको वोट मिल गए 5,25,000 और जो हरिमोहन राजपूत जी को 3.5 लाख वोट मिले थे उनको 1.25 लाख वोट मिल गया मोनू राजपूत का, तो उनको वोट मिले 4,75,000। तो कुल मिलाकर के पूरन सिंह पटेल जी को 50% प्लस 1 यानी 5 लाख एक वोट मिलना चाहिए था, वो 5,25,000 मिल गया। इस चुनाव प्रणाली के आधार पर पूरन सिंह पटेल जी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। तो पूरन सिंह पटेल साहब को बधाई हो। तो ये प्रक्रिया कहलाती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। थोड़ा सा कठिन है, मैंने आसान उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। किसी दिन व्हाइट बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड पर मैं फॉर्मूला लिख करके भी आपको समझा दूंगा, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन बहुत आया है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है इसको लेकर के कंपटीशन एग्जाम्स में इतने बार सवाल पूछे गए और बहुत सारे बच्चे तैयारी करने वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से हम इसकी गणना करें। मैंने प्रयास किया है, फिर भी मैं आप लोगों से एक निवेदन यही करूंगा कि आप सभी लोग इस फॉर्मूले को एक बार इंटरनेट पर पढ़ लें। नारायण पटेल जी ने बोला कि ट्रांसफर का क्या परसेंट क्या होगा। नारायण पटेल जी, ट्रांसफरेबल का मतलब ये होता है कि जो नंबर 3 वाले की जो प्रथम वरीयता के वोट थे
वो प्रथम वरीयता के वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे पहले दो कैंडिडेट को उनकी वरीयताओं के हिसाब से। मान ले एक वाले को 2 लिखा है तो 2 वाले उसको चले जाएंगे, और 3 वाले को 2 जहाँ लिखा है उसको चले जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने 55 में देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है और कौन सी प्रणाली उसमें लागू होती है। थोड़ा सा कठिन था, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में, एक दो बार पढ़ेंगे। ये दिनेश जी ने सवाल पूछा है, व्हेन एनीवन वोट टू 3 मेंबर्स इन फॉर्म ऑफ रैंक 1 to 3 विल देयर वोट वैल्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दिनेश जी, जो थर्ड वाला है जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसके वोट ट्रांसफ़र होंगे पहले दो को। जो शुरुआत के जो फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उनको वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे थर्ड वाले के, और थर्ड वाले की प्रक्रिया इलेक्शन की ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो 1 to 3 की रैंक में जो वोट किए हैं तीनों को, उसमें से लास्ट में जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, दे ऑल वोट तो हम नहीं कहते, वोट वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स। क्लियर? अब हम आगे आते हैं। और भी अगर कोई आपका रहता है तो मैं एक काम करूंगा, इसको ना मैं कागज पे बना के इसका फोटो खींच के और कमेंट में डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना फॉर्मूला है मैथ वाला, वो केवल बोलने से समझ में हो सकता ना आए बहुत सारे लोगों के लिए। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, एक बार अपन लोग डाल देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आता है कि पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है? वो संविधान का अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 5 वर्ष से पहले भी उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र दे दे, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कि मैं राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देता हूं, तो 5 साल से पहले भी वो अपने पद से हट सकता है। दूसरा, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, मान लीजिए राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, तो संविधान का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ संसद में महाअभियोग चलाया जा सकता है, और यदि महाअभियोग पारित हो गया तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 61 में है महाअभियोग। उसके बाद जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। यानी 5 साल के बाद भी अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं आया है, चुनाव नहीं हो पाया किसी कारण से, मान लीजिए देश में आपातकाल लागू हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन है कि राष्ट्रपति का चुनाव संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति बनने तक अपने पद पर बना रहेगा, तो उसका कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति का जो त्यागपत्र है, मान लीजिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उसके त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोकसभा के स्पीकर को दी जाएगी। अच्छा हाँ, बीच में एक रह गया था कि जो जनगणना हमने जो ली है, जो मतों का मूल्य है, वो अभी 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। 97, ये पूरन सिंह पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि विधायक सांसदों के मतों का मूल्य निकालने के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की ली गई है, और 2026 तक यही रहेगा। 2026 तक राज्यों के मतों का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर ही निकलेगा। 2026 के बाद हो सकता है उसमें बदलाव हो। तो ये स्पष्ट हुआ राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, अनुच्छेद 56। अब हम आगे आते हैं। 57 तो आपने देखा था, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता थी कि कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। अगर कोई दोबारा चुनाव लड़ना चाहे तो दोबारा भी वह चुनाव लड़ करके राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध संविधान में नहीं है। अब आते हैं हम संविधान का अनुच्छेद 58 ये कहता है कि उसकी अहर्ताएँ क्या हैं, यानी कौन व्यक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए? ये तो बहुत सिंपल है। पहली बात, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। और तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और बाकी पागल दिवालिया ना हो, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आप 55 में पढ़ा होगा। उसके बाद आता 59, अनुच्छेद 59। 59 सिंपल है, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो वो संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई सांसद है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़के राष्ट्रपति बनना चाहता है, वो राष्ट्रपति बन गया, तो वो विधानसभा, उसकी संसद की सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। सिंपल प्रोविजन है, कोई इसमें खास नहीं है। उसके बाद आता है 60, आर्टिकल 60, संविधान का अनुच्छेद 60।
वो कहता है कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वो क्या होती है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो उसको देख लेना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो संविधान की सुरक्षा की शपथ लेता है, कि उसको संविधान की रक्षा करनी है, उसका प्रतिरक्षण करना है और उसको संरक्षण करना है। बाकी चीज़ें सिंपल होती हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, शपथ मैं अमुक, जैसे जो भी मेरा नाम है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करूँगा, पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूँगा। तो सिंपल है, बहुत कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। कुल मिलाकर के अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो शपथ है उसका मेन पहलू क्या है, उसका मुख्य पहलू ये है कि राष्ट्रपति भारत के संविधान की रक्षा करेगा। मेन बात ये याद रखनी है उसकी शपथ में, बाकी सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद हम आते हैं, बहुत सबसे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 61, जो ये बताता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने का केवल एक ही आधार है, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो केवल तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो शक्तियां एक तरीके से सारी संसद में निहित हैं और संसद के सारे कार्यों को प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो प्रधानमंत्री की तरह महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इवन अमेरिका में तो प्रधानमंत्री बनता ही नहीं है। तो दो तरह की प्रणाली होती है, एक प्रधानमंत्री प्रणाली जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक प्रणाली होती है संसद अध्यक्षीय प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। तो भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में कौन प्रमुख है? प्रधानमंत्री। अमेरिका जैसे देशों में, फ्रांस जैसे देशों में वहाँ राष्ट्रपति प्रमुख है। खैर उसकी चर्चा हम लोग कभी करेंगे, वो इंटरनेशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, वो अलग चीज़ है। यहाँ हम भारत के राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 61 में ये लिखा है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाअभियोग के माध्यम से अपने पद से हटाया जा सकता है। अब आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति है, कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं कि भैया लो और हटा दो, कोई बहुत साधारण प्रक्रिया नहीं होगी। तो उसके लिए प्रक्रिया भी क्या? महाअभियोग, छोटा मोटा अभियोग नहीं। कैसा अभियोग? महाअभियोग। और उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है इम्पीचमेंट। अभी हम लोग चर्चा करते हैं। इम्पीचमेंट क्या होता है, महाअभियोग क्या होता है? तो सबसे पहला आधार यह है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध महाअभियोग लाया जाएगा और 14 दिन पूर्व इसकी सूचना लिखित में सदन को देनी होगी। जो भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग ला रहा है 14 दिन पहले लिखित में सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध महाअभियोग लाया जा रहा है। और जिस सदन में ये प्रस्ताव, ये संकल्प आएगा, उस सदन के 1/4 लोगों के हस्ताक्षर से ही संकल्प पास होना चाहिए मिनिमम। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में कुल मिलाकर के 543 मेंबर हैं, तो 543 का 1/3 मोटे तौर पे मान लें कितना हो गया? 125, 140, 150 नहीं, 140 से कुछ कम होगा, 137-38 के आसपास लोग बने, 137-135 के आसपास। तो 1/4 सदस्यों के द्वारा संकल्प पे साइन होने चाहिए और 1/4 सदस्य किसी भी सदन के अगर संकल्प पारित करते हैं जिसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाती है कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, आपको हटाया जा रहा है, ऐसे में यदि वो सदन उस संकल्प को अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, 2/3 बहुमत कुल का, उपस्थित का नहीं, कुल का 2/3 बहुमत। मान लीजिए 543 मेंबर हैं लोकसभा में, तो 543 का 2/3 निकाल लीजिए आप, 350 के आसपास कुछ बैठेगा। अगर इतने लोगों के द्वारा उसको पारित कर दिया जाता है और उसके बाद वो दूसरे सदन को भेजा जाता है, दूसरा सदन उसकी जांच करता है कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही हैं या गलत हैं, और दूसरा सदन ये पाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं
वो सही है, और दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 से उसको पारित कर देता है। पारित करते ही राष्ट्रपति अपने पद से हटा माना जाता है, यानी महाअभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो भारत के संविधान में एक कठिन प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी राष्ट्रपति को महाअभियोग के माध्यम से हटाया गया हो, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया भारत के संविधान में दी गई है जहां पर राष्ट्रपति को महाअभियोग के माध्यम से उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसका केवल एक ही आधार है। क्या आधार है? कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो। केवल संविधान के उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्य कोई आधार नहीं है। अन्य कुछ भी उसने किया हो तो राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। अब हम आते हैं आगे अनुच्छेद 62, आर्टिकल 62, जो आज का हमारा अंतिम अनुच्छेद है। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं, और अगर किसी कारण से कभी मान लीजिए वो पद त्याग कर देता है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और जो नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो नया राष्ट्रपति बाकी समय के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनता है। जैसे मान लीजिए 2017 में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, 2022 में अगला चुनाव होगा, लेकिन 2021 में या 2020 में मान लीजिए राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और मान लीजिए नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2021 में, तो अगला जो राष्ट्रपति बनेगा वो 2021 से लेकर 26 तक रहेगा, पूरे 5 साल, न कि बाकी बचे हुए 6 महीने या 1 साल के लिए। वो पूरे के पूरे अगले 5 साल तक राष्ट्रपति रहेगा। तो ये चीज़ें स्पष्ट हुई, और बाकी आप अखबारों में और उसमें पढ़ते रहते होंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमने राष्ट्रपति के संबंध में चर्चाएं की, उसके चुनाव से लेकर के और उससे। अभी हमारा जो मेन पोर्शन बचा है वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियां। अभी हमने राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा नहीं की है कि संविधान में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे सेशन में करेंगे। मुझे लगता है आज के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें चर्चा की हैं। आर्टिकल 51A हमने किया, मौलिक कर्तव्य 11, उस पर काफ़ी समय हमारा गया, और फिर राष्ट्रपति के बारे में हमने 11 अनुच्छेदों पर चर्चा की है और व्याख्या सहित चर्चा की है। तो उसमें भी काफ़ी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को राष्ट्रपति के संबंध में कुछ कुछ बेसिक बातें स्पष्ट हुई होंगी कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, कौन व्यक्ति बन सकता है, चुनाव कैसे होता है, उसकी शर्तें क्या होती हैं, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, वो कैसे अपना पद त्याग कर सकता है, उस पर महाभियोग कैसे लगता है, उसकी निर्वाचन की जो प्रणाली है वो क्या होती है। ये जो बेसिक विषयों पर हमने चर्चा की है वो काफ़ी हद तक आप लोग उनको समझ पाए होंगे, और एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम लोगों की जानकारी में होना चाहिए, और हम लोगों का ये कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने देश की व्यवस्थाओं से परिचित हों। क्लियर? और सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। स्पष्ट? तो चलिए आज के सेशन में संवैधानिक पर चर्चा हमारी इतनी ही रहेगी, और अंत में हम लोग अब यदि कोई सवाल आपका यहाँ है तो आप ये सवाल डाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग जाएंगे कविता की तरफ। और आज का सेशन भी हमारा लगभग कितना हो गया, 10:02 हो रहे हैं। 8:15 या 16 मिनट पर हमने स्टार्ट किया था, तो लगभग 2 घंटे का सेशन, पौने 2 घंटे का सेशन हमारा हो चुका है। इस बीच में अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे और उसके बाद अपना सेशन आज समाप्त करेंगे, क्योंकि हम लोगों को शाम को भी एक सेशन लेना होता है। चलिए आप सभी लोग जुड़े रहे, और अब थोड़ा सा हमारा ये जीवंत हो गया है सेशन, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग लगातार इस लाइव परिचर्चा में शामिल रहते हैं पूरे 2 घंटे तक। और उसके अलावा हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अपने परिवार के साथ इस चर्चा को देखते हैं और बहुत सारे मित्रों के साथ देखते हैं, तो एक बहुत दूर तक हमारा संदेश जाता है, क्योंकि हम लोग ज्ञान की और शिक्षा की बातें करते हैं। ऐसे में 6 महीने पहले उसमें उपराष्ट्रपति लोधी शैलेंद्र जी, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें जाती हैं, और आप अगर इसको शेयर करते हैं तो समाज की आने वाली पीढ़ी, बच्चों के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए इसका बड़ा लाभ होगा कि वो भारत के पवित्रतम ग्रंथ संविधान जैसी चीज़ों को जान पाएँ।
बीच में जो शुरू में लोग नहीं जुड़ पाए थे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीज़ें खो दी थी। तो आज हम लोग एक कविता के माध्यम से अपना सेशन समाप्त करेंगे, और कविता है दुष्यंत कुमार की। एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार की एक कविता आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। कोई बता सकता है कि कौन सी उनकी कविता है जो बहुत प्रसिद्ध है? बताइए आप लोगों में जिनको साहित्य का शौक है, कवि दुष्यंत की एक बहुत प्रसिद्ध कविता। कवि दुष्यंत की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो आज हम लोग वो वाली कविता नहीं करेंगे, आज हम लोग कोई दूसरी कविता करेंगे। और उन्होंने बसंत और प्रकृति के ऊपर एक कविता है। मेरे और वीडियो को शेयर करने के बाद लॉक दिखाता है, मैं चेक करता हूँ ओम प्रकाश राजपूत जी कि मेरी आईडी पर कोई सेटिंग तो नहीं लगी हुई। अगर ऐसी कोई सेटिंग है तो मैं इसे ओपन कर दूंगा। और हरिमोहन राजपूत जी ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो। मुझे लगता है हरिमोहन राजपूत जी ये शायद दुष्यंत जी की नहीं है, या किसी और की है, इसको हम देखते हैं। तो आज हम लोग एक प्रकृति और एक बसंत ऋतु के ऊपर एक छोटी सी कविता है कवि दुष्यंत की, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। और अवधेश जी थैंक यू, यशपाल सिंह राजपूत धन्यवाद, डॉक्टर लाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कवि दुष्यंत की जो कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, किसी दिन हम इसका भी वाचन करेंगे। आज हम एक सिंपल सी उनकी छोटी सी कविता है उसकी चर्चा करते हैं। और आप लोग सुनिए बहुत सिंपल वर्ड्स में। अभी जो समय चल रहा है, वसंत ऋतु है इस समय, आपने देखा होगा पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए नए फूल आ रहे हैं। अब मार्च और अप्रैल का महीना बसंत का होता है, तो उसी बसंत के ऊपर उनकी कविता है, छोटी सी कविता है। बसंत आ गया और मुझे पता नहीं चला, बसंत आ गया और मुझे पता नहीं चला, नया नया पिता का बुढ़ापा था, बच्चों की भूख और माँ की खांसी से छाती हिलती थी, यौवन हर क्षण सूखे पत्तों सा झड़ता था, हिम्मत कहाँ तक साथ देती, रोज़ मैं सपने के खरल में गिलोय व त्रिफला रगड़ता था, जाने कब आंगन में खड़ा हुआ एक वृक्ष फूला और फला, मुझे पता नहीं चला कब बसंत आ गया। मेरी टेबल पर फाइलें बहुत थीं, मेरी टेबल पर फाइलें बहुत थीं, मेरे दफ्तर में विगत और आगत के बीच एक युद्ध चल रहा था। शांति के प्रयत्न विफल होने के बाद मैं शब्दों की काल कोठरी में पड़ा था, भेरी संज्ञा में सड़क रुंध गई थी, मेरी आंखों में नगर जल रहा था, मैंने बार बार घड़ी को निहारा और आंखों को मला, मुझे पता नहीं चला कब बसंत आ गया। मैंने बाजार से रसोई तक जरा सी चढ़ाई पार करने में आयु को खपा दिया, रोज़ 20 कदम रखे एक पग बढ़ा, मेरे आसपास शाम ढल आई, मेरी सांस फूलने लगी, मुझे उस भविष्य तक पहुंचने से पहले ही रुकना पड़ा, लगा मुझे केवल आदर्शों ने मारा है, सिर्फ सत्यों ने छला है, मुझे पता नहीं चला कब बसंत आ गया। ये जो कविता है थोड़ा सा क्लिष्ट थी, और आप लोग चाहे तो आसान चीज़ें तो दुनिया कर लेती है, कभी कभी हम लोगों को कठिन काम, कठिन कविताएं, कठिन चीज़ें भी करनी चाहिए। आसान काम तो सब लोग जानते हैं और कर ही लेते हैं, तो कठिन चीज़ों को सीखने का, समझने का प्रयास हम लोगों को निरंतर करना चाहिए। आप सभी लोग आज की इस परिचर्चा में शामिल हुए, कुछ लोग देर से आए, और आपके सुझाव भी हमें निरंतर मिलते रहते हैं। लोधी लाला भैया सिंह पन्ना मध्य प्रदेश से उन्होंने एक कमेंट किया है कि समाज का विकास और उत्थान होना चाहिए और आपके जैसे लोगों का समाज को साथ चाहिए, हो जाएगा फतेह किला बल, ऐसे ही ये सेशन लगातार होना चाहिए। लोधी लाला भैया सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। इस तरीके से तत्काल जो कविताएं रच देता है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आशु कवि।
आशु कवि हम उस कवि को बोलते हैं जो तत्काल तुरंत कविता लिख दे, 4 लाइनें लिख दे, 6 लाइनें लिख दे, उसको आशु कवि कहते हैं। तो हमको लगता है कि हमारे लोधी लाला भैया सिंह पन्ना मध्य प्रदेश से आप शायद कवि भी हैं, आशु कवि हैं। आपने तत्काल एक रचना कर दी 4 लाइन की, आपको हम बधाई देते हैं। और पुनः इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। शाम को अगर आप लोगों के पास समय रहे तो शाम को 7, साढ़े 7 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। और संविधान इतिहास पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा में आज हमारा विषय रहेगा उत्तर वैदिक कालीन भारतीय की जो सभ्यता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थात यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, साहित्य सूत्र, इन सब के आधार पर जो उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्धिक आंदोलन की ओर आएंगे। तो शाम को आप लोग समय निकाल के रहिएगा, 7:30 के आसपास हम लोग दोबारा सेशन में मिलते हैं। आप सभी लोग इस पर चर्चा में शामिल हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।